क्लास दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा आज की क्लास के अंदर मैं दाऊद यूनिवर्सिटी के हवाले से एक मैराथन वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ। दाऊद यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर का पेपर था ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो दाऊद यूनिवर्सिटी का पेपर था, मेरे काफी सारे बच्चों ने दिया था, तो मैं उस पेपर को भी आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी का जो सैंपल पेपर है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। इसके अलावा मैं आपके सामने एक बड़ी कैटेगोरिकली अपनी दो वीडियोस का तस्करा करूंगा, जिनको करके आप दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ्स दो तरीकों की आती है। मैंने ऑलरेडी अपनी दाऊद यूनिवर्सिटी की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको दाऊद यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न समझाया था कि भाई दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ्स दो तरह की आएगी। वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी मैथ्स होगी नॉर्मल एप्टीट्यूड की, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स। उनकी मैथ्स कैसी होगी? नॉर्मल मैथ्स, जिस तरह एनईटी की मैथ्स होती है ना, वैसी उनकी मैथ्स आएगी। यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल एप्टीट्यूड की मैथमेटिक्स कहलाती है, उनकी वो वाली मैथ्स आएगी जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और वो बच्चे जो जर्नल साइंस से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे जो सीएस से बिलोंग करते हैं, उनकी मैथ्स के लिए यहाँ पे होगी जर्नल मैथ्स। जर्नल मैथ्स के अंदर बेटा एडवांस मैथ्स का पोर्शन भी शामिल होता है और बेसिक मैथ्स का पोर्शन भी शामिल होता है। जैसे अलजबरा हो गया, लॉगरिथम हो गया, बेसिक फंक्शंस हो गए आपके पास, सर्कल्स हो गया आपके पास, सीक्वेंस सीरीज हो गया, मैट्रिसेस हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो गया आपके पास। तो ये बेसिक मैथ्स होती है। सन फादर की एज के प्रॉब्लम्स हो गए, इंटीजर्स के प्रॉब्लम हो गए, एवरेज के प्रॉब्लम हो गए, ये कहलाती है जर्नल मैथ्स। एडवांस मैथ्स तो मुझे मेरे ख्याल में डिफाइन करने की नीड नहीं है। एडवांस मैथ्स में तो आपकी कंप्लीट इंटरमीडिएट और ए लेवल्स की जो मैथमेटिक्स होती है वो इन्वॉल्व होती है, जैसे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, कॉनिक सेक्शन एंड सो ऑन। वो एडवांस मैथ्स है। तो इफ यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो बेटा आपके पास एडवांस मैथ्स का पोर्शन होगा। इफ यू आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, अब जर्नल मैथ्स का पोर्शन आएगा। मैं भी आपको आगे चल के जो है ना वो दिखाऊंगा भी, सही है ना। और ये लास्ट ईयर का पेपर भी आपसे शेयर करूंगा। मगर मैं सबसे पहले आपको दो चीजें कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक भी मिल जाएंगे। अगर तो आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर हो बेटा, अगर तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो आपने मेरी ये वाली प्लेलिस्ट लाजमी तौर पे लेनी है। जो एनईटी की मैराथन थी ना, ये 5.5 घंटे 4.5 घंटे की वीडियो है, इसको लाजमी तौर पे लें। पहले मैं सोच रहा था इसी वीडियो के साथ इसको एडिट कर दूं, बट देन मैंने बोला कि नहीं, आपको अलग से लिंक प्रोवाइड कर देता हूं कि भाई अगर आप दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, देखो दाऊद यूनिवर्सिटी के कोई पास पेपर्स कहीं अवेलेबल नहीं है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि भाई दाऊद यूनिवर्सिटी एनईटी का ही एक पार्ट था। दाऊद यूनिवर्सिटी 1960s के अंदर एक कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जो कि एनईटी का ही सब पार्ट था। आप में से किसी के अगर फादर्स ने दाऊद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो वो आपको बात बताएंगे कि दाऊद यूनिवर्सिटी वाज वंस द पार्ट ऑफ द एनईटी। और 2022 तक दाऊद यूनिवर्सिटी का पेपर एनईडी ही कंडक्ट करता था, एनईडी के अंदर कंडक्ट होता था। इनफैक्ट एनईडी की लैब्स में कंडक्ट होता था। बच्चों से मुलाकात हमेशा रही मेरे, जो दाऊद यूनिवर्सिटी का पेपर देने के लिए आ रहे होते थे और मैं किसी काम से एनईडी गया होता था, तो काफी मुलाकात भी होती थी, क्योंकि दाऊद का पेपर एनईडी के लैब्स के अंदर होता था, एनईडी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था। तो भाई अगर आप दाऊद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आज भी आपके पास सबसे अच्छी रिसोर्स जो दाऊद की तैयारी करने के लिए, वो एनईडी के पेपर ही अवेलेबल है, और कोई चीज अवेलेबल है। ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, किसी को पता ही नहीं होता, किसी की बैक साइड पे इतनी वर्किंग ही नहीं होती है। तो भाई याद रखिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी दाऊद यूनिवर्सिटी, तो मेरे प्यारे बेटे एक चीज जहन में रखिएगा, जो एनईडी की मैंने मैराथन करवाई है ना, ये मैराथन लाजमी तौर पे कवर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें 4.5 5 घंटे में मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन जो एनईडी के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल थे, सब सॉल्व करवाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली दाऊद के जो टीचर्स हैं, वो एनईडी के पास पेपर से बड़ी हेल्प लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए वहां पे बड़ी हेल्प मिलेगी। सेकंड नंबर के ऊपर 20 नंबर का खाली मैथ्स का पोर्शन है, तो आपका इजीली यहां से पूरा कवर अप हो जाएगा। बाकी एक और चीज जो मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को एक हिदायत होती है कि भाई देखो, आप कभी भी एप्टीट्यूड का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, फॉर्मूलाज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा आप कोई भी लेक्चर लेते हो, लेक्चर के अंदर जितने फॉर्मूलाज में पढ़ाता हूं, उनको लाजमी कवर करो। लाजमी तौर पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज पढ़ के जाओ कि भाई साइन की डोमेन क्या होती है, कॉस की डोमेन क्या होती है। फॉर्मूला स्पेशली पढ़ के जाओ। फॉर एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला, सम ऑफ एंगल के, डिफरेंस ऑफ एंगल के, ये वाली चीज पेपर में बहुत आती है, सही है ना। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज सारे के सारे कवर करो। प्लस ये जो एनईडी की मैराथन है ना, इसको लाजमी कवर करके जाओ। कुछ करके जाओ ना जाओ, इसको लाजमी करके जाओ, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो। और अगर आप सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, मैंने क्या कहा, सीएस यानी कि इंटर या ए लेवल्स में अगर आपने कंप्यूटर साइंस का कोर्स लिया हुआ था और आगे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो इफ यू आर फ्रॉम दी सीएस बैकग्राउंड, तो बेटा ये जो फास्ट की मेरी आईक्यू प्लस बेसिक मैथ्स वाली मैराथन है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये इंजीनियरिंग के बच्चों को भी कवर करनी है, क्योंकि बेटा आपके पास एक पूरा पोर्शन आईक्यू का एलआर का आ रहा होगा। जो बच्चे मेरे बैच में एनरोल्ड हैं, उनको तो मैंने एलआर के फोल्डर के अंदर तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करे हुए हैं। एलआर की प्रॉपर उनकी क्लासेस अवेलेबल हैं कि भाई लॉजिकल रीजनिंग की। यहाँ पे भी मैं आपको सैंपल पेपर जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को हैं, उनको भी ये लेक्चर लाजमी लेना है, क्योंकि भाई इसके अंदर ना सिर्फ बेसिक मैथ्स है, बल्कि
साथ साथ आपके पास आईक्यू का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। तो भाई आपने इंजीनियरिंग वाले को भी लेक्चर लेना है, मगर सीएस वाले के लिए तो कंपलसरी है लेक्चर लेना। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा, मैं इसका नाम चेंज करके लिख दूंगा दाऊद आईक्यू प्लस बेसिक मैथ्स मैराथन, मैं इस नाम से इसको अपलोड कर रहा हूँ, सही है ना? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि जो बच्चे सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जर्नल मैथ ज्यादा होती है। जर्नल मैथ्स का मतलब क्या है कि बेटा वहां पे बेसिक मैथ्स का पोर्शन बहुत आएगा, यानी कि भाई सन फादर की एज के प्रॉब्लम आ गए, लॉग्स के क्वेश्चन आ गए, आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का क्वेश्चन आ गया, एवरेज का क्वेश्चन आ गया, या आपके पास रिगार्डिंग दी सर्कल कॉन्सेप्ट आ गया, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन आ गया परसेंटेजेस का, तो ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत आएंगे आपके पास जर्नल मैथ्स में। इसके अलावा बाकी बेसिक मैथ्स जो एडवांस मैथ्स होती है ना, उससे थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। मैंने आपको क्या बात करी, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई इन दोनों लेक्चर्स को लेना कंपलसरी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कवर करवाए हुए, तो इसलिए मैं दोबारा से उनको आज की क्लास में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये दो चीज कवर करवाई हुई है। पहले नंबर पे मैंने आपसे कहा है कि भाई एनईटी की जो मैराथन मैंने करवाई थी, इसको तमाम बच्चों ने लेना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द इंजीनियरिंग, इफ यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो तब तो लाजमी तौर पर लेना है। और अगर आप सीएस बैकग्राउंड के ऊपर हैं, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, फॉर्मुलाज वगैरह कवर कर लें। अगर पेपर में फॉर्मुला आ जाए ट्रिगोनोमेट्री वगैरह का, तो वो आप कवर अप कर लें। और सेकंड नंबर पे मैंने आपसे क्या कहा है, जो फास्ट यूनिवर्सिटी की मैंने आईक्यू प्लस बेसिक मैथ्स की वीडियो अपलोड करी थी, इसको लाजमी करिए कि उससे जर्नल मैथ्स पूरी की पूरी आपकी कवर अप हो रही होगी। जर्नल मैथ्स के लिए ये वाली वीडियो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई आईक्यू आईक्यू जो आती है ना, अगर आप आईक्यू की तैयारी करना चाहते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए, तो मेरी आईक्यू की प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें 4 लेक्चर्स अवेलेबल है, उससे आपकी पूरी की पूरी आईक्यू की तैयारी हो जाएगी, जीके की तैयारी हो जाएगी। तो इफ यू आर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ग्रुप, आप प्री मेडिकल के हैं, आप प्री इंजीनियरिंग के हैं, आप सीएस के हैं, आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो भैया आईक्यू की मेरी प्लेलिस्ट है, इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर हर तरह के आईक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, सीक्वेंस के, सीरीज के, शेप्स के टाइप के क्वेश्चन को एंड सो ऑन। तो आपने इस लेक्चर को भी लेना है और साथ साथ आईक्यू की प्लेलिस्ट को भी फॉलो अप करना है, इसमें 4 लेक्चर अवेलेबल है। जो बच्चे मेरे बैच के हैं उनको तो भाई प्रॉपर आपको जर्नल मैथ्स जो आपकी कवर हो रही है, वो आपकी एलआर के फोल्डर्स के अंदर अवेलेबल है, वो वहां से कवर अप हो रही है, उसकी क्लासेस हमारे पास वहां पे होती हैं, सही है ना? तो आपको वो इजीली मिल रहा है, तो वो आपके लिए फायदे की चीज है। अगर आप मुझसे कवर अप करना चाह रहे हैं, तो अगेन मेरे आईक्यू की प्लेलिस्ट जो है उससे आप कवर अप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो लास्ट ईयर दाऊद यूनिवर्सिटी का जो ऑथेंटिक पेपर था, आपको अगेन कहीं नहीं मिलेगा ये पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों ने शेयर किया है। पहले नंबर पे क्वेश्चन आया था, पाकिस्तान हैज हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर? 6 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो जीके का क्वेश्चन आ रहा है, जीके का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, जीके आपको कोई बंदा पढ़ा नहीं सकता, ये आपको खुद से लर्न करना होता है, इसका मतलब है जनरल नॉलेज। अब आपको इसकी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होती है, उनको आपने खाली पढ़ना होता है। पाकिस्तान इज हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर? याद रखिएगा पाकिस्तान के पास दुनिया के अंदर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुई थी। अब देखो ये ऐसी बातें जो आपको जनरल नॉलेज जीके की पीडीएफ वगैरह पढ़ने पे आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जीके का फोल्डर आप लोगों के लिए डाल दूंगा, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके अंदर मैंने तमाम की तमाम किताबें डाली हुई जीके की। यूनाइटेड नेशन बाय द वे फाउंड हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 अक्टूबर 1945 के ऊपर। कब हुई थी? 1945, 24 अक्टूबर के ऊपर। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल तरीके से आंसर क्या है, 1945 के बराबर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कार नॉट हीट इंजन डू नॉट ओबे विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। यार इसको चेक कर लेना, मैंने पिछले जो है ना 6 साल से 8 साल से फिजिक्स नहीं पढ़ाई हुई, सो आई एम अनश्योर कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सही है, ऑल्दो आई एम अ मैकेनिकल ग्रेजुएट बट स्टिल चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एमिट ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके? तो ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ? रेड, इंफ्रारेड या ऑप्शन नंबर सी कोई अवेलेबल था। अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन पेपर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8 एट अ पॉइंट 6,6। कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर ये चीज जहन में रखिएगा, जो दाऊद का टेस्ट होगा रिटन टेस्ट होता है। दाऊद का टेस्ट बेटा कैसा होता है? रिटन टेस्ट होता है, और ये आईबीए के अंदर होगा, मगर आईबीए कंडक्ट नहीं करेगा, दाऊद खुद कंडक्ट करेगा। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा है, अपने एनईडी वाली वीडियो को, फास्ट वाली वीडियो को, और जो एलआर का फोल्डर है उसको तरीके से आपने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास देखो कर्व की इक्वेशन गिवन है, आपके पास एक कर्व है, उस कर्व की इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। आगे आपको पॉइंट भी बताया हुआ है। देखो दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तो शॉर्टकट होता है कि यार आपको पॉइंट बताया हुआ है कि किस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लाइन फॉर्म हो रही है, आप सिंपल तरीके से इस पॉइंट को उठा के आपके नीचे ऑप्शन, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, बारी बारी उन चारों ऑप्शन की इक्वेशन में प्लॉट करोगे, जिसपे आंसर सेटिस्फाई हो रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। मगर बहुत दफा ये शॉर्टकट काम नहीं करती, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई अगर मेरे जैसे टेढ़ा एग्जामिनर आ रहा है, तो हो सकता है कि भाई मैं आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी दे दूं,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी दे दूं तो ये पॉइंट तो दोनों पे सेटिस्फाई करेगा, तो वहां पे आप फेल हो जाएगा। इसीलिए मैं इसका नॉर्मल मेथड बच्चों को हमेशा पढ़ाता हूं कि देखो नॉर्मल मेथड ये कि अगर आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी है तो स्लोप की वैल्यू किस तरह निकालोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x के बराबर, प्लस के वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा आपके पास 0 के बराबर, 8 का डेरिवेटिव होगा 0 के बराबर। आपने इस इक्वेशन का एक दफा डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट से, कीपिंग अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। नीचे डिवीजन में एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे वाई की रिस्पेक्ट से, कीपिंग अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y के बराबर और 8 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव का 2x डिवाइडेड बाई 2y, तो आपके पास 2 से 2 कट गया। और चूंकि आपको x और y के पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, ये मेरे पास स्लोप की इक्वेशन आ गई नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय y। अब चूंकि आपके पास बेटा दोनों पॉइंट्स की वैल्यू 6 और 6 आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 1। मगर जाहिर सी बात है एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो कर्व की इक्वेशन से आप स्लोप निकालते हो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। हमें क्या चाहिए, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इसको टेंजेंट लाइन के स्लोप को आप कन्वर्ट करवाओगे नॉर्मल लाइन के स्लोप के ऊपर। कैसे, हमें पता है कि भाई हमारे पास दुनिया में अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो देखो पहली वाली लाइन किसके बराबर है, -1 के, और दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, ये है -1, तो -1 कैंसिल आउट हो गया। यानी कि हमारे पास जो नॉर्मल लाइन आ रही है बेटा इसका स्लोप बराबर होगा सिंपल 1 के बराबर। क्लियर है। अब मुझे अगर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो देखो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है 6,6 और आपके पास स्लोप जो आ गया 1 के बराबर आ गया। हमें पता है फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ये होता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। तो y माइनस का y1 इज 6, स्लोप की वैल्यू 1 के बराबर है, x माइनस का x1। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 6, -6 से प्लस का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। ये आपके पास सिंपल तरीके से इक्वेशन होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, x माइनस का y इक्वल टू 0 करेक्ट आंसर है, कोई मसले की बात नहीं है। सर ये कैसे हुआ करेक्ट आंसर, भाई प्लस के y को दूसरी तरफ भेजोगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, नेगेटिव का y बनेगा। तो देखो सिंपल मैथ से कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगेन एनईटी वाली मैराथन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कवर अप करोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री। अब अक्सर बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, cos 105 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब देखो आपको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा दाऊद में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक वे में करोगे बेटा। कैसे कि देखो यहाँ पे cos का cos आ गया, 105 डिग्री का मतलब क्या है, हमें पता है 105 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, मैं ब्रेक कर सकता हूं इसको 60 प्लस के 45 के ऊपर, 60 प्लस का 40 10 बनेगा और 5 का 5 105। यानी कि देखो cos 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस का 45 लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपल cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला अप्लाई कर देता हूँ। cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से cos अल्फा cos बीटा। तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास cos 60 इंटू cos 45 का cos 45, प्लस का फॉर्मूला नेगेटिव पे ओपन होगा तो आगे आ जाएगा सिंपल sin 45 इंटू साइन 60, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंपल तरीके से ये आ जाएगा sin 60 इंटू साइन 45 का sin 45। cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 बराबर होता है बेटा 1/2 के। cos 45 किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास √2 डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसको अक्सर 1/√2 भी कहते हैं, सही है ना। sin 60 किसके बराबर होता है, sin 60 बराबर होता है √3/2 के, और sin 45 बराबर होता है मेरे पास √2 डिवाइडेड बाई 2 के। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, मुझे साफ तौर पे देख रहा है नीचे क्या बन रहा है, दोनों टर्म्स के नीचे एलसीएम के अंदर 4 बन रहा है, तो नीचे वाली टर्म को एक बार लिखूंगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास सिंपल वे में √2 माइनस का √3 इंटू √2। तो मुझे साफ तौर पे देख रहा है ऊपर से √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ऊपर से आप √2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल 1 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 4। तो एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये हो सकता है। नहीं तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस तरह के ऑप्शंस गिवन थे, इसको वैसे फर्दर सिंप्लीफाई भी आप करवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैं कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकता हूं, अगर मैं √2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करूं, नीचे √2 से मल्टीप्लाई भी करूं, तो क्या बन जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस का √3। देखो भाई क्या काम कर रहा हूं, दोबारा समझ लो कि देखो जब मैंने ऊपर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा तो बेटा ये √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा सिंपल 2 बचेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस का √3, और नीचे मेरे पास था 4 इंटू √2 बच रहा होगा, तो 2 1 जार 2 2 जार 4, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से 1 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 2 √2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चेक कर लो भाई ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, देखो एग्जैक्टली आंसर यहीं पे आ रहा है।
कि 1 माइनस का √3/2√3, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, बच्चे ने बताया अब अभी, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द मॉडरेट रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, डायमंड फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। भाई चेक कर लेना अगेन, केमिस्ट्री मैंने अरसा दराज से नहीं पढ़ाई, 8-9 साल हो गए होंगे शायद, तो उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर इज नॉट डिपेंड अपॉन, अगेन प्लीज चेक कर लीजिएगा। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि सर फिजिक्स के पोर्शन में आया था सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया हुआ था, मोमेंटम ऑफ वेवलेंथ पूछी हुई थी, आंसर इसका p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा था, द टाइम गिवन था 3 सेकंड के बराबर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 गिवन थी, पेंडुलम की आपसे लेंथ पूछी हुई थी, सही है ना। एक और क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है सर क्वेश्चन आया था फिजिक्स के पोर्शन में, विच नेचर ऑफ द लाइट इज बिटवीन दी कॉम्पटन इफेक्ट एंड लोचासा, पता नहीं यार क्या लिखा है इसने, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, चेक कर लीजिएगा भाई। एक में फॉरवर्ड पीएन जंक्शन की डेफिनेशन आ गई थी सर, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी आया था, विस्कोसिटी मीडियम का भी सवाल था, सही है ना बेटा। अच्छा एक और बच्चे ने बताया कि सर विच डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पेपर बच्चे ने एक शेयर किया है, उसे कंप्यूटर का पेपर था, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द कंप्यूटर, विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर, या बार कोर रीडर क्या कहलाता है। अच्छा कंप्यूटर की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के लेक्चर, तो अगेन बेटा एक चीज जहन में रखिएगा कि एनईडी के कंप्यूटर के पास पेपर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डिजाइन करवाई हुई है अपने फैकल्टी मेंबर से, जो कि मेरा एक बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उससे मैंने उस वीडियो को बनवाया था। तो अगर आप एनईडी के कंप्यूटर के पास पेपर्स भी कवर कर लेंगे ना, तो ये वाले पेपर्स कवर करना बच्चों का काम है, सही है ना। तो भाई एनईडी के कंप्यूटर के पास पेपर्स के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अब सिंपल वहां पे जाके टॉप पे लिखिएगा यूट्यूब के ऊपर एनईडी कंप्यूटर पास पेपर्स में सर हाशिम, आपके पास वीडियो आ जाएगी, क्लियर है। अच्छा भाई, अब अच्छा बड़ी बात है कि इस बच्चे ने जनरल मैथ्स ऑल्दो अटेम्प्ट करनी थी, पर इसने एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन मुझसे शेयर करे हुए हैं। या हो सकता है भाई ये जनरल मैथ्स के क्वेश्चन इससे शेयर कर, नहीं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब जो बच्चे ने एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी याद करके आया हुआ उसने वो भी शेयर करें। पहले क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें आ रही है, इनके दरमियान का एंगल बताओ। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है आपके पास एक लाइन आ रही है 3x माइनस का 2y इक्वल टू 25, और दूसरी लाइन आ रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। एग्जामिनर कह रहे हैं इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल फाइंड करना है। हमेशा याद रखिएगा बेटा दुनिया के अंदर आपके पास एक कैसी लाइंस आ रही हैं, आप और से देखो, आपके पास ये वाली दो लाइंस आ रही हैं, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। सर इसका क्या मतलब, कैसे आपको पता चला। देखो दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर होती है ना, तो बेटा पहली वाली लाइन का जो एक्स कोफिशिएंट होता है वो सेकंड लाइन का क्या होता है, वाई कोफिशिएंट, और फर्स्ट लाइन का जो वाई कोफिशिएंट होता है विद एन अपोजिट साइन वो सेकंड लाइन का क्या होता है, एक्स कोफिशिएंट होता है। या फिर इसको अक्सर लोग जो है ना ऐसे करके भी पढ़ाते हैं कि भैया देखो तुम्हारे पास लेट सपोज पहली लाइन आ रही थी a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, लेट सपोज आपके पास पहली लाइन ये आ रही है। दुनिया में कोई भी लाइन बेटा अगर इसके परपेंडिकुलर के ऊपर होगी ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि भाई सेकंड लाइन के अंदर फर्स्ट लाइन का होगा आपके पास क्या चीज, जो फर्स्ट लाइन का y कोफिशिएंट है ना वो सेकंड लाइन के x के ऊपर होगा, और फर्स्ट लाइन का जो भी x कोफिशिएंट है ना विद एन अपोजिट साइन वो क्या होगा, सेकंड लाइन के y के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा विद एन अपोजिट साइन, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का a1y, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं मेरी ये फर्स्ट लाइन आ रही है, तो गौर से देखो कि बेटा देखो अगर ये मेरी फर्स्ट लाइन आ रही है लेट सपोज, तो भाई इस लाइन का जो x कोफिशिएंट है विद एन अपोजिट साइन सेकंड लाइन के y के ऊपर आ रहा है, और जो इस लाइन का मेरे पास y कोफिशिएंट है सेकंड लाइन के x के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। और दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान का एंगल क्या होगा, सिंपल 90 डिग्री होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, अगर आपको शॉर्टकट मुश्किल लगती है आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई करोगे, टेंजेंट दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 वाले फॉर्मुले पे, नहीं तो आप फिर दूसरा वाला फॉर्मुला भी इस्तेमाल कर सकते हो, a2b1 माइनस का a2b1 डिवाइड बाय a1 a2 प्लस b1 b2 वाला जो फॉर्मुला होता है उस पर भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट इतना लंबा काम करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया क्वेश्चन बताइए, अगर आपके पास देखो ये सेम एनईटी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर एक्स की पावर एक्स। मैंने ये क्वेश्चन आपको एनईटी की मैराथन में बताया था कि इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर। एनईटी की मैराथन में बेटा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है कि एक्स की पावर एक्स का मतलब क्या है। इसको जब आप इसका जब आप वो करवाओगे ना, सिंप्लीफाई करवाओगे, तो फिर जब आप लिमिट को अप्लाई करवाओगे तो सिंपल वे में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 के बराबर। अच्छा भाई दूसरे क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि इंटीग्रेशन ई की पावर टेंजन एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर टेंजन एक्स, आगे आपके पास आ रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर हमें पता है नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो बेटा टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजन एक्स का देखो डेरिवेटिव होता है हमारे पास सिंपल वे में सेक्स स्क्वायर एक्स के बराबर, किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो भाई सिंपल वे में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर टेंजन एक्स का टेंजन एक्स प्लस का सी एरिडिस का एरिडिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कहता है कि भैया टू डाइसेस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम फेसेस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं दो डाइसेस को रोल्ड किया गया, हमें पता है टू डाइसेस के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं आपके पास, टू डाइसेस का अगर केस आ रहा है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे 36 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है टू डाइसेस को आपने फेंका है, तो बताइए सेम फेसेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो सेम फेसेस का मतलब क्या है कि दोनों छक्कों के ऊपर सेम नंबर आए, यानी कि 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, इसी तरीके से 4 4 आ सकता है, इसी तरीके से 5 5 आ सकता है, इसी तरीके से 6 6 आ सकता है। यानी कि भैया दो डाइसेस को अगर आप फेंकते हो तो भी आपके पास नंबर ऑफ सेम इवेंट्स आने के कितने चांसेस होंगे, जाहिर सी बात है आपके पास टोटल ऐसे 6 केसेस होंगे ना, कि देखो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने मेरे पास 36 है, तो आंसर क्या होगा 6/36 के बराबर। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा सिंपल तरीके से 1/6 के बराबर। अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई टेंजेंट एक्स की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो बताइए साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, क्या मुश्किल है इसमें। साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कि देखो मैं दोनों में से स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट एक्स ही तो होता है, तो भाई टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स बाय स्क्वायर का स्क्वायर। टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3 गिवन थी, तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स की जगह पे आप 3 डाल दीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी को बताइए। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि सिंपल 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब के बराबर होगा, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड दी वर्टिसेस ऑफ द इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों का काम है, अगर ये क्वेश्चन आपके दाऊद के पेपर में आ रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक इक्वेशन है तो इसके वर्टिसेस बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, तो भाई आपके पास देखो बारी बारी चार ऑप्शंस मौजूद होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। तो भाई बारी बारी आप क्या करोगे, हिट एंड ट्राई मेथड पे सॉल्व करोगे। आप सिंपल जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको एक्स और वाई पे प्लॉट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे आपका कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पे भी ऐसे चेक करोगे, सी पे भी करोगे, डी पे भी करोगे, जिस पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एस की वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको डिस्टेंस गिवन है किसके बराबर, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस का 1। एग्जामिनर कह रहा है वेलोसिटी बताइए अगर टी 3 सेकंड के बराबर है। देखो बेटा डिस्टेंस का अगर आप वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के। अगर आप डिस्टेंस का दुगना डेरिवेटिव लेते हो, ट्वाइस डेरिवेटिव लेते हो, तो बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो भाई अगर मैं वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, अगर मैं वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो अंडर रूट 2 तो एक कांस्टेंट है पहले आ गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t के बराबर, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। मगर चूंकि एग्जामिनर ने टाइम की वैल्यू बताई हुई है तो ये क्या बन जाएगा, टाइम की जगह पे आप 3 को प्लॉट कर दीजिए, टाइम की जगह पे अगर मैं 3 को डालूंगा 3 2 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6 इंटू रूट 2, वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 3/4 के बराबर, तो बताइए कॉस एक्स किसके बराबर होगा। देखो बेटा हमें पता है कि अगर साइन एक्स की वैल्यू 3/4 है तो भाई इसका मतलब क्या है, देखो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 3/4 के बराबर, हमें पता है सम पीपल है यानी कि पीपल की वैल्यू 3 है, हैव की वैल्यू 4 होगी, तो पीपल की वैल्यू किसके बराबर है 3 के, हैव की वैल्यू बराबर होगी बेटा 4 के। आपको कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, कॉस इसके बराबर होता है, कॉस एक्स बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो भाई बेस की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम पे निकाल दीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा। बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 में से 9 को माइनस करोगे तो बेटा जाहिर सी बात है क्या बनेगा, 16 में से अगर मैं 10 को माइनस करता तो 6 बचता, 9 को करूंगा तो जाहिर सी बात है 7 बचेगा ना यार, 16 में से अगर मैं 9 को माइनस कर रहा हूं तो 7 बचेगा, तो यानी कि बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट 7 के। तो अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो ऊपर आ जाएगा सिंपल रूट 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4 के बराबर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स का। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच फंक्शन इज यूज टू इनपुट डेटा, स्कैनएफ का फंक्शन आ रहा है, ग्रुप ऑफ द बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट डेटा, कंप्यूटर इज अ डैश ट्रांसलेट होल प्रोग्राम, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दुनिया में क्या थी, यूजर डिफाइंड फंक्शन मस्ट हैव द फोटोटाइप, टू सॉल्व द प्रॉब्लम द फर्स्ट थिंग यू डू प्लान द सॉल्यूशन, द सेट ऑफ द डिजिट और अल्फाबेट्स आर रेफर्ड एज द कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी इज करेक्ट, 1 MB किसके बराबर होता है, the process of finding and removing the error is called debugging, which of them is a non volatile storage device, CD-ROM, which type of bus communicate with the processor, address bus, which of the network is used with an office or link to the few computer, LAN network,
The step by step process is known as the algorithm. The process which CS written in a high level language and converts into low level language is known as the compiler. The program written in a high level language is called the source code. तो देखो ये कंप्यूटर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैंने सारे पढ़ दिए, इसको आप चेक कर लीजिएगा. अच्छा, एक और ये पेपर बच्चे ने अपना शेयर किया हुआ है. फिजिक्स का मेरे ख्याल में क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स इन एनी अदर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट देन कौन सी सीरीज कहलाती है? लेमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बल्मर सीरीज या पश्चिम सीरीज? नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सी पैक कब स्टैब्लिश हुआ था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 2015. चेक कर लीजिएगा करेक्ट डेट को. यस यहीं पे है. सो किसमें स्टैब्लिश हुआ था? 2015 में स्टैब्लिश हुआ. देखो ये जनरल नॉलेज है. जनरल नॉलेज अगेन बेसिक होती है बेटा, आपने बहुत तरीके से देखना है. जनरल नॉलेज में कोई रटे नहीं मार सकता. ये बेसिक आपकी जो है ना रोजमर्रा की जिंदगी से लिंक आपकी चीज होती है. क्लियर है? तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सर क्रिकेट का शायद पिच जहां रन होता है वो पूछ रहे थे. सर क्रिकेट की शायद पिच जहां रन होता है वो पूछी थी. अब मुझे नहीं पता भाई कौन सा क्या इसमें क्वेश्चन आया था. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग. एग्जामिनर कह रहा है 15 मिनट्स को इन डिग्री में कितने बराबर होगा? अब देखो भाई 15 डिग्री मिनट्स इन डिग्री में किसके बराबर होगा? अगर मुझे 15 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो भाई हमें पता है कि देखो एक डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. और एक मिनट के अंदर मेरे पास 60 क्या होते हैं? सेकंड्स होते हैं. तो आसान भाषा में एक डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं. क्लियर है? एग्जामिनर कह रहा है 15 डिग्री को 15 डिग्री मिनट्स इन डिग्री इक्वल टू. यार इसने अजीब बात देखी है. तो 15 डिग्री में या 15 मिनट्स कह रहा होगा मेरे ख्याल में. 15 मिनट्स को मुझे अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये पूछ रहा होगा, क्योंकि 15 डिग्री मिनट्स तो कुछ भी नहीं होता यार. या तो मिनट्स ज्यादा भी मुझे बताता तो मैं डिग्री में कन्वर्ट करता ना. अगर 15 मिनट से मुझसे पूछ रहे तो देखो मुझे पता है एक मिनट के अंदर, यानी कि भैया एक डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं. एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं. तो भाई अगर मुझे ये 15 डिग्री में मुझसे मिनट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑफ दिस स्टूडेंट, बट स्टिल चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ. लेट सपोज ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 15 मिनट्स आपको गिवन है, बताइए कितने डिग्री के बराबर होगा? तो देखो छोटी चीज से जब बड़ी चीज में जाते हैं ना हमेशा डिवाइड करते हैं. तो बेटा देखो अगर तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ रहा है ना कि देखो यहाँ पे कंफर्म नहीं है, बच्चे ने यहाँ पे फनकारी क्या करी, उसने डिग्री भी डाला हुआ है मिनट भी डाला हुआ है. तो मेरे नजदीक इस क्वेश्चन में या तो डिग्री नहीं होगा या मिनट नहीं होगा. सही है ना? तो लेट सपोज मैं दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ. खैर भाई अगर देखो छोटी चीज से आप बड़ी चीज पे जाते हो ना, लेट सपोज अगर 15 डिग्री को मुझे 15 मिनट्स को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भाई 15 मिनट्स डिग्री में किसके बराबर होगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. छोटे ऐसा यूनिट से जब आप बड़े यूनिट के ऊपर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. आपको ये बात मालूम है कि भाई एक केजी के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो भाई कभी भी अगर आप 1000 ग्राम से केजी में जा रहे हो ना, या लेट सपोज मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ है 940 ग्राम्स, तो 940 ग्राम्स को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा ना, तो भाई छोटी यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं तो हमेशा क्या करवाते हैं? डिवाइड करवाते हैं. सिमिलरली देखो अगर मैं मिनट से डिग्री में जाऊंगा ना, मैं क्या करवाऊंगा? मैं डिवाइड करवाऊंगा तो बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60. और मुझे पता है कि 15 के टेबल में 60 कहां पर आएगा? वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि 15 के टेबल में 60 कहां पे आता है? 4 के ऊपर आता है. तो सिंपल तरीके से मेरा आंसर होगा 1/4. आसान तरीन भाषा में क्या होगा? 1/4 का मतलब होता है 0.25 डिग्रीज के बराबर मेरा आंसर होगा. वाइल ऑन दी अदर हैंड लेट सपोज ऑप्शन चूंकि ये नहीं गिवन, तो हो सकता है इसको कन्वर्ट करके कर लेते हैं. अगर तो एग्जामिनर मुझसे ये कहता है ना कि 15 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आ रहा था, इनको ऑप्शन देख के ये अंदाजा हो रहा है कि 15 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना था, उस सूरत के अंदर आप मल्टीप्लाई बाय 60 करवाते हैं, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या हो जाता है? 15 60 सर किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है अगर मैं 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ 90 आता है. सही है ना? और जीरो का जीरो, तो ये बन जाता है मेरे पास 900 डिग्रीज के 900 मिनट्स के बराबर. तो 15 डिग्री किसके बराबर होता है? 900 मिनट्स के बराबर. अगेन क्वेश्चन यहाँ पे चूंकि कंफर्म नहीं है तो आई कैन नॉट क्लैरिफाई क्या चीज आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री और मिनट दोनों लिखा हुआ है बच्चे ने. 15 डिग्री मिनट्स इन डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री. भाई या तो क्वेश्चन में होगा कि भाई 15 मिनट्स इज इक्वल टू कितने डिग्री, या फिर क्वेश्चन में मौजूद होगा कि 15 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होती है. तो एक चीज ही होती है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि एन एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे. आ एप्पल अ डे, द एप्पल अ डे या एन? तो एन एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे. सिनोनियम ऑफ ब्राइट पूछा हुआ था. अच्छा भाई ये देखो ये लास्ट ईयर का जो पेपर था ना, मैंने इसको सिंपलीफाई आपको करवा दिया, सॉल्व करवा दिया. अगेन अब सैंपल पेपर को आगे चल के भी सॉल्व करवा रहा हूँ, बट एक चीज जहन में रखिएगा, मैंने आपको तीन बातें जो बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहले नंबर के ऊपर कि देखो आपके पास दाऊद के कोई पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप एनईडी के पास्ट पेपर्स को फॉलो करोगे, और स्पेसिफिकली सिर्फ एक वीडियो कवर कर लो एनईडी की. ये जो 4.5 घंटे की मेरी वीडियो थी ना, ये एनईडी की मैराथन, इसको बस कवर कर लो, मोर देन इनफ है. वाइल अगर आप सीएस बैकग्राउंड के ऊपर
टॉपर हो तो भाई आपने ये फास्ट वाली जो IQ प्लस बेसिक मैथ्स के लेक्चर है इसको लेना है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को तब भी आपने लेना है, उसके पीछे रीजन है कि इसमें IQ के क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, सही है ना। इसके अलावा जो फास्ट की मैंने दूसरी मैराथन करवाई थी उसके स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने काफी सारे IQ की सीरीज के और सीक्वेंस के क्वेश्चंस करवाए थे, उसको भी लेने हैं। और एक और चीज आपने क्या करनी है बेटा, आपने सिंपल तरीके से जो IQ की मेरी प्लेलिस्ट है उसको लाजमी आपने कवर करना है, तो वहां से आपका IQ का पोर्शन कवर होगा। क्योंकि देखो अगर मैं आपको सैंपल पेपर दिखाऊं ना जिसको भी हम लोग आगे चल के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो दाऊद का चूंकि रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का मतलब ही क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हर बच्चे का पेपर एक ही होगा और एक ही टाइम पे स्टार्ट होगा। तो बस ये इतने से क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के दाऊद के पेपर के। तो अब ये देखो ये आपको इस तरह का दाऊद का सैंपल पेपर है जो लास्ट टाइम का उन्होंने निकाला था। तो यहाँ पे आपने सिंपल तरीके से अपने नेम को एंटर करना है, अपने खूबसूरत से नाम को, फादर के नेम को, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो उसको लिखो, कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है, किस रूम में आपका टेस्ट हो रहा है। अगर तो IBA के रूम में जिस रूम में भी टेस्ट हो रहा होगा उसको लिखोगे, जो भी आपका सीट नंबर है उसको लिखोगे। आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स को लिख देना है, और जो भी आपका टेस्ट सेंटर है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा उसको यहाँ पे डाल दोगे, सही है ना। अच्छा भाई, यहाँ पे उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, याद रखिएगा दाऊद के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपने परेशान नहीं होना, सही है ना। अच्छा भाई, अब देखो पहला पोर्शन जो आ रहा है वो जनरल नॉलेज का आ रहा है, सबके लिए कंपलसरी है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो आपने लाजमी तौर पे इस पोर्शन को देना है। मैंने जो दाऊद यूनिवर्सिटी की गाइडेंस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पेपर पैटर्न जब एक्सप्लेन करा था उसमें सारी बातें मैंने आपको बताई थी, क्लियर है बेटा। तो भाई देखो ये दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहला पोर्शन है GK का, ये हर बच्चे को करना है। ये स्टार्टिंग के अंदर सारी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं कि भाई पार्ट 1 जो है कंपलसरी है। यानी कि पार्ट 1 का मतलब क्या है, जनरल नॉलेज का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन और एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन हर एक को करना है। अब देखो जीके के लिए मैं आपको लिए डिस्क्रिप्शन में एक फोल्डर का लिंक डाल दूंगा, उस फोल्डर से आप जीके की तैयारी कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर इंग्लिश, अगेन प्रॉपर आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, 25 MCQs हैं इंग्लिश के। जनरल नॉलेज के 15 MCQs हैं। जनरल नॉलेज कैसी आती है ऊपर मैंने आपको दिखा दिया, जैसे ओलंपिक्स के रंग पूछे हुए थे एक दफा उसने, या फिर हमारे पास के पाकिस्तान CPEC कब स्टार्ट हुआ था, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंसेस गिवन होंगी, तो जो IQ की मेरी प्लेलिस्ट है ना उससे आपकी पर्टिकुलरली ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन खत्म होगा, सही है ना। सेकंड नंबर के ऊपर फिजिक्स के 20 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 10 MCQs होंगे इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी फ्रॉम दी प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और मैथ्स के आपके पास कितने पोर्शन होंगे, मैथ्स के आपके पास 20 MCQs होंगे। मैथ्स के आपके पास कितने MCQs होंगे बेटा, 20 MCQs होंगे मैथ्स के, प्री इंजीनियरिंग की मैथ्स के, सही है, जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के देखो, बायोलॉजी के 20 MCQs होंगे आपके पास, और साथ में आपके पास पर्टिकुलरली अगर आप लेट सपोज आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं होगा, फिर बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी। वाइल इफ यू आर फ्रॉम दी CS बैकग्राउंड तो कंप्यूटर साइंस के 20 MCQs होंगे। और मैंने आपको क्या बताया कंप्यूटर साइंस की तैयारी कैसे करनी है। अगर तो आप मेरे बैच में हो तो आपको कंप्लीट डिटेल में लेक्चर्स मिल रहे होंगे, आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको NED के जो पास्ट पेपर्स थे कंप्यूटर के सारे सॉल्व करवाए हुए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, उसको आपने तैयारी करनी है। और फिर जर्नल मैथमेटिक्स होगी। जर्नल मैथमेटिक्स के अंदर देखो बेसिक मैथ्स भी होती है, एडवांस मैथ्स भी होती है, कंबाइंड होती है। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो जर्नल मैथमेटिक्स का मतलब क्या है कि अलजेब्रा का पोर्शन भी होगा हमारे पास पेपर में, क्या होगा अलजेब्रा भी होगा आपका पेपर में, लॉगरिथम का क्वेश्चन भी हो सकता है पेपर के अंदर आपके पास, बेसिक जो सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी होंगे, बेसिक एवरेज के सम के क्वेश्चंस भी होंगे। इसके अलावा कॉनिक सेक्शंस के अंदर सर्कल्स के क्वेश्चंस होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन से क्वेश्चन हो सकता है, मैट्रिसेस से क्वेश्चन हो सकता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जनरल मैथमेटिक्स होती है। इसके सिर्फ 10 MCQs हैं, सही है ना। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। अब देखो पहला पोर्शन आ रहा है जीके का। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है पहला कैपिटल पाकिस्तान का क्या था, कराची था, बाद में इस्लामाबाद बना था। व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान के दौर के एंड के अंदर कभी बना था, इफ आई एम नॉट श्योर तो मेरे ख्याल में ये 1967 होगा, 40, ये चीज जहन में रखिएगा। हाँ 14 अगस्त 1967 के ऊपर इस्लामाबाद पाकिस्तान कैपिटल बना था। अच्छा दाऊद का जो टेस्ट होता है ना बेटा, रिटन टेस्ट होता है, तो आपका OMR शीट होगी। तो भाई आपके पास चार इस तरीके से ऑप्शंस OMR शीट के ऊपर बने हुए होंगे, आपने क्या करना है करेक्ट ऑप्शन पे इस तरीके से क्रॉस करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1, आप पहले ऑप्शन के ऊपर जाओगे, जो आपका पहला MCQs नंबर होगा ना OMR शीट के ऊपर, आपने आपका ये ऑप्शन नंबर A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, D गिवन है, D के ऊपर जाके आप ऐसे क्रॉस कर दोगे, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने ऑप्शन के ऊपर क्रॉस करना है इस तरीके से, सही है ना, आपने कलरिंग नहीं करनी, क्रॉस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे, जैसे आपके पास ये वाला ऑप्शन था, तो देखो आपके पास चार यहाँ पे डब्बे बने हुए होंगे OMR शीट के ऊपर। तो भाई चूंकि इसका आंसर करेक्ट आंसर की ऑप्शन नंबर A है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है इस तरीके से क्रॉस कर देना है, सही है ना बेटा। साथ साथ मार्किंग करो हमेशा, सही
सही रहेगा। दूसरे नंबर पे एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द पाकिस्तान लार्जेस्ट क्रॉप फूड, तो जाहिर सी बात है बेटा ये व्हीट होती है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट क्रॉप फूड क्या है? गंदों में व्हीट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्नोजो, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली चौधरी मोहम्मद अली, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा भैया, लियाकत अली खान पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। चौधरी मोहम्मद अली ने तो पाकिस्तान का नाम प्रेजेंट करा था, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज द गवर्नर जनरल। खान जुनेजो वाज द लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर, ही वाज नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? तो भाई पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग था, इसको किसने बनाया था? ये बनाया था सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने। ये बड़ा मशहूर बेटा, ये जनरल नॉलेज है। देखो ये कोई आपको याद नहीं करवा सकता। इसकी ड्राइव के अंदर जीके की पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये रट्टे मारने वाली चीज नहीं होती, बेसिक नॉलेज होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो भाई किस इंसान ने नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान डिजाइन किया था? सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान? देखो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो आपकी ऑफिस की जबान है, तो वो आपके पास किसके बराबर है? इंग्लिश के बराबर है, उर्दू नहीं है भाई। उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज जरूर है, बट इट्स नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द कंट्री। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट बॉर्डर आपका लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान के बराबर होगा के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना बॉर्डर फेंसिंग हुई थी, तो वो मुझे इसलिए आइडिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर सबसे बड़ा है। अगर मैं नेट पे भी देखूँ ना, हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2430 किलोमीटर का है। वाइल पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो 2000 नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 2912 किलोमीटर इंडिया के साथ। तो उसका मतलब पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर सबसे लार्जेस्ट होगा। उसके बाद जो बॉर्डर आएगा ना वो फिर अफगानिस्तान का है, फिर ईरान का है, और फिर चाइना का है। तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लार्जेस्ट होगा ना, क्योंकि 2912 किलोमीटर है, इंडिया के साथ है। सही है। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली का करंट स्पीकर इमरान खान, आरिफ अलवी, सादिक संजरानी, असद कैसर। भाई अब तो सारे के सारे नाम चेंज हो चुके हैं। तो भाई अभी जो नेशनल करंट स्पीकर है वो तो यूसुफ रजा गिलानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या वो होगा राजा डंटल साहब होंगे, क्या नाम था, राजा परवेज अशरफ। चेक कर लीजिएगा भाई। अब क्योंकि सारे नाम तो चेंज हो गए ना। पहले था असद कैसर था पहले, बट अब तो चेंज हो गया नेशनल असेंबली का स्पीकर। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध? इमरान इस्माइल, अगेन ये भी चेंज हो गया। कायम अली शाह, उस्मान बुजदार, आरिफ अलवी, वो तो टेसोरी साहब बैठे हुए हैं ना। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पंजाबी, सिंधी, पश्तो, इंग्लिश। यार देखो ये वो जबान होगी इलाकाई, क्योंकि देखो इंग्लिश पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 to 9% लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो कि प्रॉपर ग्रेजुएट्स हैं, बाकी सारे तो बेचारे जाहिल लोग हैं। तो भी वो तो इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, तो ऑब्वियसली पंजाबी जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है। व्हाट आर दी 5 कलर्स, अच्छा, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल का मकबरा जाहिर सी बात है लाहौर में है, बादशाह मस्जिद के पास। वेयर आर दी 5 कलर्स ऑफ द ओलंपिक रिंग? व्हाट आर दी 5 कलर्स? यार देखो ओलंपिक के अंदर जो 5 किस्म के आपके पास रिंग्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके का ओलंपिक का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड का आपके पास कॉम्बिनेशन होता है कलर्स का। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर मिर्जा, फारूक लगारी, लियाकत अली खान, या फिर ममनून हुसैन? ममनून हुसैन। देखो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। ममनून हुसैन तो अभी रिसेंट नवाज शरीफ के जमाने में था। लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे। फारूक लगारी बेनजीर गवर्नमेंट को गिराने वाले इंसान थे। तो सिकंदर मिर्जा ही खाली बचते। सिकंदर मिर्जा साहब पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट करे थे? 1998 पे करे थे। तो 1998 का सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो मई 1998 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मई 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है सी पैक क्या स्टैंड करता है? अच्छा, सी पैक का क्वेश्चन देखो वहां पे भी आया हुआ था हमारे पास, अभी जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था उसमें भी आया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इलेक्टिव कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इलेक्टिव कैपिटल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डिनोट करता है सी पैक, सही है ना? अच्छा भाई, ये होता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं इंग्लिश के। तो भाई वो इंग्लिश के बेसिक एमसीक्यूज हैं, क्या आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, इसको चेक कर सकते हैं। इंग्लिश के बेसिक एमसीक्यूज हमारे पास ये आ रहे हैं, सही है ना? इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द इंग्लिश एमसीक्यूज। अच्छा भाई, नेक्स्ट पेपर के अंदर एग्जामिनर हमसे वही बेसिक इंग्लिश के एमसीक्यूज आ गए। 25 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, सही है ना? नेगेटिव मार्किंग अब नहीं होती, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है एनालिटिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग का आ रहा है। याद रखिएगा ये स्टार्टिंग के तीनों पोर्शन हर बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्टिंग का जो आधा आपका पेपर है ना, ये 50 एमसीक्यूज का पेपर आपका हर बच्चे को अटेम्प्ट करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, सबसे आसान पेपर है। कि देखो 10 एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं, सॉरी
15 एमसीक्यूज आपके पास होंगे जनरल नॉलेज के, आपके पास 25 एमसीक्यूज होंगे अल्लाह भला करे इंग्लिश के, और आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे आपके पास उसके एलआर के, या इसको आप वो कह सकते हो कि भाई आईक्यू के रिलेटेड 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज हर एक को सॉल्व करने हैं। तो अब देखो एग्जामिनर पहले एमसीक्यूज में कह रहा है विच, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच नंबर शुड कम इन दी नेक्स्ट पैटर्न। देखो 37 के बाद 34 बन रहा है, 34 के बाद 31 बन रहा है, 31 के बाद 28 बन रहा है। भाई 37 में से अगर मैं 3 को सेपरेट करता हूँ 34 आएगा, फिर 3 को सेपरेट करता हूँ 31 आएगा, फिर 3 को सेपरेट करता हूँ 28 आएगा। तो जाहिर सी बात है 8 में से मजीद 3 निकालूंगा तो 5 यानी कि 25 आंसर आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 25 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं विच नंबर कंप्लीट्स दी एनालॉगी 8:4 S10। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस एनालॉगी को कंप्लीट करना है। अब खुद सोचो, मैं 8 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करवाऊं कि 4 आ सकता है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ना, इस नंबर को आप किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करवा रहे हो जो अगला नंबर 4 आ रहा है। हमें पता है कि भाई 8/2 करेंगे तो 4 आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं 10 को 2 पे डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे इन डॉट्स के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। इसका सिंपल मतलब क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कर रहा है इंसर्ट। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर 6, 10, 18, 34। अब देखो मुझे पता है 6 से 10 के दरमियान डिफरेंस आ रहा है आपके पास 4 का। 10 के बाद 18 के ऊपर डिफरेंस कितने का है? 8 का डिफरेंस होगा। 10 के 8 ऐड करोगे 18 बनेगा ना। 18 के बाद 34 का मतलब क्या है? इसका मतलब है, मुझे पैटर्न देखा है 4 8 16, चेक कर लो, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 16 ही होगा, क्योंकि देखो 34 में से अगर मैं 18 को माइनस करता हूँ ना तो एक कैरी किया, 14, 14 में से 8 जाएंगे 6। हाँ बिल्कुल सही है, 2 में से 16। तो इसका मतलब क्या, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो 4 2 जार 8, और आपके पास 4, आपके पास स्क्वायर चल रहा है, आपके पास 2 का स्क्वायरिंग की सीरीज चल रही है ना, 2 की पावर स्क्वायर 4, 2 की पावर क्यूब, आपके पास 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 की पावर 5, दैट शुड बी 32। यानी कि भैया मुझे 34 में 32 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 32 के अंदर अगर मैं सिंपल तरीके 34 को ऐड करवाता हूँ, 4 और 2 6, और 3 और 3 6, तो आंसर क्या आएगा? 66 के बराबर आएगा। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। ये एग्जामिनर आपसे बेसिकली पूछ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी लॉजिक आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दी सीरीज? 18 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 6, 6 के बाद 4। देखो 18 में से मैं नेगेटिव का 8 करूंगा 10 मिलेगा। फिर 10 में से अगर मैं कितना माइनस करूं? 6 मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई 10 में से अगर मुझे 6 चाहिए तो नेगेटिव का 4 माइनस कर रहा हूं मैं। 10 में से 6 को 4 को निकालूंगा तो 6 मिलेगा। फिर देखो 6 में से मैं कितना निकाल रहा हूँ कि मेरे पास 4 आ रहा है। ऑब्वियसली सी बात है यार, 6 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा ना 4 आएगा। तो नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का टी, नेगेटिव का 2। तो अगर मैं देखूं ना सीक्वेंस मेरे पास फॉर्म हो रहा है, अल्लाह भला करे, किसके बराबर? ये बन रहा है मेरे पास देखो 2 की पावर्स का, कि भाई पहले मेरे पास 2 की पावर 3 थी, फिर मेरे पास 2 की पावर स्क्वायर था, फिर मेरे पास 2 की पावर 1 थी। तो यानी कि अब मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 2 की पावर 0 को। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। तो 4 में से जब 1 को मैं माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर मेरे पास 3 आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। लेकिन देखो 2 की पावर का आपके पास सीक्वेंस चल रहा है। तो मैंने जो आपको एलआर के, मैंने जो आपको पर्टिकुलरली आईक्यू के लेक्चर्स दिए हुए हैं बेटा, उसमें एक एक चीज मैंने कवर करवाई हुई है। हर तरह के सीक्वेंस को हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 2 डाइसेस आर रोल्ड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है 2 डाइसेस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शोज 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरे भाई सिंपल, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिंपल आपसे सिलेक्टेड इवेंट पूछ रहा है एग्जामिनर। इसको दो तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दो लॉजिक्स दे सकता हूं कि लेट सपोज आप कंपोजिट टेबल बना के सॉल्व कर लो। आपने ऊपर एक डाइस के तमाम इवेंट्स को ऊपर एक दफा रख दिया। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई लेट सपोज आप दो डाइसेस से अगर खेल रहे हो ना, तो आपके पास कम से कम वो कितने इवेंट्स होंगे जहां पे आपके पास दोनों में से किसी ना किसी एक डाइस के ऊपर 2 लाजमी आ रहा होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीका है। आपके पास इसका आंसर वैसे 11 होगा। कैसे कि देखो, आपके पास जाहिर सी बात है 2 के टेबल में जितने नंबर्स आ रहे होंगे सारे के सारे वो 2 वाले होंगे। यानी कि भाई एक दफा कैसे सॉल्व करोगे ना, एक दफा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 6। हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 वाले देखने हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? 2 1 होगा, यहाँ पे होगा 2 2, यहाँ पे होगा 2 3, यहाँ पे होगा 2 4, यहाँ पे होगा 2 4, यहाँ पे होगा 2 5, यहाँ पर होगा 2 6। इस तरीके चलता जाएगा। तो ऐसे कितने इवेंट्स होंगे जहाँ पे सिर्फ 2 मिल रहा होगा? तो भाई ये वाले पूरी जो रॉ कॉलम होगा और ये वाला जो पूरा कॉलम होगा, इनमें आपको सिर्फ 2 वाले नंबर्स मिलेंगे और कहीं पे 2 वाले नंबर्स नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो मैं इसको इस तरीके से ही बता सकता हूँ कि लेट्स सपोज 2 डाइसेस का केस आ रहा है। तो भाई 2 डाइसेस का जो बेटा केस होता है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक 2 डाइसेस का केस आ रहा है। तो भाई देखो आपको 2 कहाँ कहाँ मिल रहा होगा? आपको इस पूरी की पूरी कॉलम में सिर्फ 2 मिलेगा, और इस पूरे के पूरे कॉलम में आपको 2 मिलेगा। उसके अलावा तो आपको कहीं पे भी 2 नहीं मिल रहा होगा। तो यानी कि हमारे पास कितने टोटल केसेस बन गए? एक कॉलम के अंदर ये एक रॉ में 6 इवेंट्स हैं। तो जाहिर सी
बात है टोटल 6 मिल गए ना, मगर ये वाला जो नंबर है 2 दफा आ गया, क्योंकि 2 दफा मैंने इस वाले कॉलम में भी इसको रिपीट कर दिया, इस रो में भी इसको रिपीट कर दिया। तो एक को माइनस करवा दो, तो आपके पास ऐसे टोटल केसेस कितने होंगे, 11 होंगे, जहां पे आपको कम से कम 2 मिलेगा, यानी कि 2 आपको नंबर लाजमी मिलेगा, इन विच एटलीस्ट वन डाई शो 2। यानी कि देखो इन दोनों इवेंट्स में से ऐसे मतलब कितने इवेंट्स होंगे जहां पे 2 मिल रहा होगा, खुद सोचो। आपके पास इस पूरे कॉलम के अंदर आपको 2 मिल रहा है, यानी कि किसी ना किसी एक डाई के ऊपर 2 आ रहा है, और इस पूरे कॉलम के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं 2 मिल रहा है। टोटल ये 12 बनते हैं, मगर चूंकि एक जो ये वाला बीच वाला नंबर है ये 2 दफा रिपीट हो गया ना, हमने इसके अंदर भी गिन लिया था, इसमें भी गिन लिया था, तो इसको एक से माइनस करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा 11 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द पॉइंट नेगेटिव का 5,3 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P7, -2 लाइज ऑन द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों वाला क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास कोई पॉइंट है और ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है नेगेटिव का 5,3। आपसे एग्जामिनर कहता है कि अच्छा नेगेटिव का 5,3 सर्कल का सेंटर गिवन है, सॉरी। एग्जामिनर कह रहे हैं द पॉइंट नेगेटिव का 5,3 इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल की वैल्यू गिवन है। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि एक पॉइंट है 7,-2 ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो आपको रेडियस निकालना है। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। सिंपल तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो भाई ये देखो ये बेसिक मैथ्स है, इसको बेसिक मैथ्स में डाला हुआ इन लोगों ने, ऑल्दो अक्सर एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर हम इस चीज को पढ़ रहे होते हैं, बट अगेन ये बेसिक मैथ्स है, आईक्यू के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो आपको इसलिए मैं कहता हूँ सारी मैथ्स आनी चाहिए। कि देखो मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है नेगेटिव का 5,3, दूसरा पॉइंट आ रहा है 7, -2, इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट आ रहा है बेटा x2 y2। सिंपल तरीके से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, d बराबर होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - y1, तो y2 - y1 नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 3 का होल स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद x2 माइनस का x1, तो 7 माइनस माइनस का प्लस का 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -2 -3 नेगेटिव के 5 का स्क्वायर, ऑब्वियसली इट विल बिकम प्लस का 25। 7 प्लस का 5 होता है मेरे पास 12, के 12 का स्क्वायर होता है 144 के बराबर। तो 144 में जब 12 का 25 का आप इजाफा करोगे ना बेटा, ये बन जाएगा 169, और अंडर रूट 169 बराबर होता है 13 के। भाई बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स खुदारा आपको आने चाहिए, तो आपके पास सिंपल रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल विल बी नोन एज डैश ऑफ अ सर्कल। जाहिर सी बात है भाई दुनिया के अंदर सर्कल का कोई भी पोर्शन क्या कहलाता है, भाई लेट सपोज आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, आपको पता नहीं आर्क लाइन कहलाती है भाई हमारे पास, तो क्या होता है आर्क होता है। तो भाई लेट सपोज ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, किस सर्कल के आर्क कहते हैं, तो यहाँ पे आर्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द यूनिट ऑफ द टू नॉन कॉलिनियर रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट। बच्चों वाली चीज है भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दो कोई भी नॉन कॉलिनियर रेज अगर आपस में टकराती है तो उनके कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर क्या फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है एंगल फॉर्म होगा ना बेटा, क्या फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म होगा हमारे पास, तो ये एंगल आ जाएगा। बाकी सारे आपके पास एंगल के सब यूनिट्स आ रहे हैं ना, मिनट एक यूनिट है एंगल का, रेडियन एक यूनिट है एंगल का, डिग्री एक यूनिट है एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड। जाहिर सी बात है भाई अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे तो ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स एक्स वाई ए, एक्स वाई सी, एक्स वाई बी, एक्स वाई डी, एक्स वाई सी। तो भाई क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे, जाहिर सी बात है देखो एक्स वाई ए आ रहा है, फिर एक्स वाई बी भी आ रहा है, फिर एक्स वाई सी भी आ रहा है, फिर एक्स वाई डी भी आ रहा है। खाली मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई देखो ए बी सी डी तीनों चीजें आ रही हैं, क्या चीज मिसिंग है, जाहिर सी बात है ई मिसिंग है। एक्स वाई ई यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि सी 2 दफा आ गया गलत आया, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, एक्स वाई ई होना चाहिए था, लेकिन देखो ए बी सी तीनों आ रहे हैं, डी भी आ रहा है, ई नहीं आ रहा खाली। अच्छा भाई तो ये देखो यहाँ पे एनालिटिकल पोर्शन हमारा एंड हो गया। देखो इसमें मेजरली मैथ्स आई हुई है, याद रखिएगा मैथ्स का पोर्शन बहुत आ रहा होगा बेटा, सही है ना, मैथ्स आ रही है। अब देखो आगे एग्जामिनर ने साफ तौर पे बताया हुआ है कि भाई वो तमाम बच्चे जो के पर्टिकुलरली प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनको फिजिक्स लाजमी अटेम्प्ट करना है, वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के उनको केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करना है, और मैथमेटिक्स के बारे में कहा जा रहा है वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर हैं उनको एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन उन्हें अटेम्प्ट करना है। वाइल ऑन दी अदर हैंड वो तमाम बच्चे जो कि अल्लाह भला करे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के ऊपर है, जनरल साइंस बैकग्राउंड के ऊपर, उन्हें सीएस वाली मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखो ये मेरे पास सिंपल तरीके से किसका पोर्शन आ गया, फिजिक्स का पोर्शन आ रहा है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चीज है इसको आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इन द डिटेल मैनर कि क्या चीज है क्या नहीं है, इसको आप सिंपल डाउनलोड करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा, अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर थिंग। फाइनली हमारे पास ये मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया। अब देखो मैथमेटिक्स के अंदर भी जो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सीक्वेंस का आ रहा है कि भाई 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 27 आ रहा है। वैसे साफ तौर पे देख रहे हैं सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि देखो ये आपके पास जीपी का सीक्वेंस आ रहा है। जीपी का सीक्वेंस जब आ रहा है देखो पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 9 था, फिर 27 था। तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है 3 का टेबल चल रहा है। पहले आपके पास 3 की पावर 0 थी, फिर आपके
आपके पास 3 की पावर 1 आ रही है, फिर आपके पास 3 की पावर स्क्वायर आ रहा है, फिर आपके पास 3 की पावर क्यूब आ रही है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 की पावर 4 होगा, और 3 की पावर 4 बराबर होता है 81 के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 81। चाहो तो जीपी के मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो। कॉमन रेशो आपके पास देखो क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है ना कॉमन रेशो हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ 4 पीपल कैन डू द वर्क इन 40 मिनट्स एंड देन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन डैश मिनट्स। अब देखो ये आपके पास बेसिक वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगेन बेसिक चीज आ रही है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई 4 लोग अगर एक काम 40 मिनट में कर रहे हैं, तो 8 लोग सेम काम कितने मिनट में कवर करेंगे? आपको ये चीज निकालनी है। तो यानी कि मुझे ये निकालना है। देखो यहाँ पे मैंने लोग रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है? पीपल। यहाँ पे मेरे पास टाइम आ रहा है। तो भाई 4 लोग अगर 40 मिनट में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देखो ये आपके पास आ रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, नहीं इनडायरेक्ट का आ रहा है। क्योंकि देखो अगर मैं नंबर ऑफ पीपल्स की तादाद में इजाफा करूंगा, तो टाइम क्या होगा? टाइम मेरा डिक्रीज होगा। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर हम क्या कैसे सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं? आमने सामने मल्टीप्लाई करवा के करवाते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के अंदर हमेशा मल्टीप्लीकेशन होती है आमने सामने। तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय जेड। 8 5 जेड इज 40, तो आपके पास 5 4 20, यानी कि आपके पास कितना टाइम लगेगा? आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा अगर मेरे पास 8 बंदे एक काम कर रहे होंगे। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा देखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि देखो अगर मैं नंबर ऑफ पीपल्स की तादाद में इजाफा करूंगा, तो लोगों की तादाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा ही है ना। अगर मैं नंबर ऑफ पीपल ज्यादा कर दूंगा, तो मेरे पास टाइम कितना लगेगा? कम टाइम लगेगा ना। अगर नंबर ऑफ लोगों की तादाद में कमी कर दूंगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा सॉल्व करने के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल तरीके से आंसर आपके पास इसके बराबर आ जाएगा 20 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया हमारे पास 0.03 को अगर मैं 0.02 से मल्टीप्लाई करूं। याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कभी भी डेसिमल प्लेस जो मल्टीप्लीकेशन होती है ना, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती। कैसे सॉल्व करते हैं? देखो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाओ, जैसे नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाओ तो सब भूल जाओ। देखो 3 2 जार यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉस। 0 3 से होगा, फिर 0 इससे होगा, 0 इससे होगा, 0 इससे होगा, फिर 0 3 से होगा, 0 इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, यानी कि आपका आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा? 6 का 6। और पहले इतने सारे जीरोस आ जाएंगे। अभी देखो कोई मसले की बात नहीं, 10 जीरो आ जाए 50 जीरो आ जाए कोई इशू नहीं है। याद रखिएगा जो आपके पास डेसिमल प्लेस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, इसके अंदर आप सिंपल टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हो और फिर लास्ट में आप डेसिमल्स को प्लेस करते हो। अब देखो पहले डिजिट में कितनी प्लेसेस पहले डेसिमल था? 3 डिजिट पहले डेसिमल था। और दूसरे डिजिट के अंदर कितनी प्लेसेस पहले डेसिमल था? 2 डिजिट पहले डेसिमल था। तो आंसर के अंदर क्या होगा? आप कंबाइन यानी कि 5 डिजिट पहले डेसिमल लगाओगे, तो आंसर के अंदर ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो आंसर के अंदर मैं 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहा हूँ, 3 2 5, यहाँ पे आंसर आएगा। तो 0.40 फिर 6, 0.40 और फिर 6, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, 3 2 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो डेसिमल आ रहा है वो 3 डिजिट पहले आ रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट पहले आ रहा है कंबाइंड फॉर्म के अंदर, यानी कि 5 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगाना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 पॉइंट, आपके पास 5 डिजिट्स आ रहे होंगे, तो 0.5 डिजिट्स आपके पास आ रहे होंगे, आपका आंसर होगा। जनरल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जनरल मैथमेटिक्स हमारे पास ये है, तो भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन टर्म्स का। तो भाई अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब नहीं कि एवरेज, एवरेज निकालना है आपको। तो भाई आपके पास देखो टर्म्स क्या आ रही हैं, आपके पास टर्म्स आ रही हैं सिंपल। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर सम लेते हो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास टर्म्स आ रही हैं 4 प्लस का 5 प्लस का 0 प्लस का 10 प्लस का 8 प्लस का 3। तो अगर मैं इन सबका सम ले लूं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा जीरो भी एक टर्म थी ना, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6 है। तो भाई इन सबका सम क्या होगा? जाहिर सी बात है बेटा, साफ तौर पे दिख रहा है। मुझे 10 का 10 तो एक ये आ गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखो 5 और 4 9 होता है, और 9 में अगर मैं 3 का इजाफा कर दूं तो क्या बन जाएगा? 5 और 4 3, ये आपके पास हो जाएगा 9। 9 में 3 का इजाफा कर दूंगा 12 बन गया, 12 और 8 ये 20 बन गया, तो 20 प्लस का 10 30 बन जाएगा। तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 30। और देखो नीचे नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स गिवन थी? 1 2 3 4 5 6, 6 आपको टर्म्स गिवन थी ना, आपको 6 टर्म्स गिवन थी, नीचे 6 आ गया। तो अभी 30 डिवाइड बाय 6, तो ऑब्वियसली 6 5 इज 30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 30 के बराबर, 5 के बराबर होगा। आपके पास एवरेज की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। अक्सर बच्चे पता है इस क्वेश्चन में गलतियां करेंगे, जीरो को सपोज ही नहीं करेंगे। अरे भाई जीरो भी उसने आपको एक रीडिंग दी हुई है, जीरो भी उसने आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी काउंट होगा। ऑल्दो जीरो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट टोटल टर्म्स तो आपको गिवन है ना, जीरो भी गिवन है एक टर्म। तो आपके पास कितनी टर्म्स गिवन है? 3 3 3, 6 टर्म्स गिवन है, तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम आ जाएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 6 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि बेटा 3 की पावर 5 को 3 की पावर क्यूब पे अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा? बेसिक मैथ्स है भाई, नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर लेकर जाओगे, ऊपर 3 की पावर 5 आ जाएगा। नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी, 3 की पावर 3 नेगेटिव का 3 बन जाएगा, क्योंकि कभी भी नीचे से आप ऊपर या ऊपर से कोई टर्म नीचे भेजते हो पावर में साइन कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपके पास, मैंने पता टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। तो 5 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर बराबर होता है किसके? 9 के। सिंपल वे में आंसर होगा 9
के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई 3 के स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के क्यूब के साथ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 के साथ, तो देखो दुनिया के अंदर कभी भी टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होती है उनकी बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर 3 पावर्स इनकी आपस में ऐड करवा दो, बन जाएगा 5 के बराबर। और जब इस नीचे वाले 3 की पावर 4 को मैं नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा, बन जाएगा पावर में नेगेटिव का 4। तो इसको मैं आसान भाषा में क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस का 4, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 आएगा। 3 की पावर 1 का मतलब है सिंपल 3 मेरा आंसर होगा। बेसिक जनरल मैथ्स आ रही है यार ये तो बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया क्यूब रूट, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, जरा गौर से बात को समझो। एग्जामिनर कह रहा है क्यूब रूट और फिर अंडर रूट ऑफ 64। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मजे का कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्यूब रूट है, उस क्यूब रूट के अंदर एक स्क्वायर रूट ऑफ 64 आ रहा है। हमें पता है 64 का रूट किसके बराबर होता है, अंडर रूट 64 बराबर होता है किसके, 8 के, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है ना 64। तो यानी कि इस अंडर रूट 64 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ 8 को, सही है ना। और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है बेटा, देखो 2 की पावर क्यूब बराबर होता है 8 के। यानी कि आसान भाषा के अंदर अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 बराबर होता है किसके, 2 के। क्योंकि देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब आप क्यूब रूट को रिमूव करोगे तो पावर में क्या आएगा, 1/3 आएगा। और हमें पता है 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के, पावर में 1/3 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिंपल 2 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो है कि बारी बारी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे डाल के चेक कर लो किस पे 10 मिल रहा है, इन ऑप्शंस को बारी बारी सिंप्लीफाई कर लो, हिडन टाइम मेथड। दूसरे नंबर पे आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा लो। अगर मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे बन जाएगा नीचे 3 2 6, ऊपर आ जाएगा 3x प्लस का 2x इक्वल 2 के बाद 10। ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 10 60। और 5 के टेबल में 60 कहां पर आता है, 5 10 इज 50 एंड 5 12 इज 60। तो x की वैल्यू सिंपल 12 के बराबर आ गई। आसान तरीका है, ये वाले भी हो सकता है। तो x की वैल्यू सिंपल 12 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू क्या है इक्वेशन के ऊपर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। देखो मैं इसीलिए जो है ना, जो सेकंड टायर यूनिवर्सिटी उनके पेपर सॉल्व नहीं करवाता, क्योंकि देखो बहुत सिंपल मैथ्स, जनरल मैथ्स है, बच्चों वाली मैथ्स है। इसमें मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि भाई सिंपल तरीके से x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड अप करना है। तो कैसे फाइंड अप करोगे, अगेन दो तरीके हैं, या तो भाई बारी बारी ऑप्शंस को इक्वेशन में डाल दो सिंपल वे में, क्वेश्चन जिसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाएगा आंसर वो करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो। कैसे कि देखो भाई, मैं सिंपल वे में, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4/3 अंडर रूट के अंदर आ रहा है 10x माइनस का 4, माइनस के 8 को दूसरे भेजूंगा, प्लस का 8 बन जाएगा। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 10x माइनस का 4 इक्वल टू के बाद 8 का 8, और ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर 10x माइनस का 4, 3 2 6 का 6। अब जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के ऊपर ही आ जाएगा सिंपल 10x माइनस का 4, 6 का स्क्वायर होता है 36 के बराबर। माइनस का 4 वहां पर जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस का 4 हो जाएगा, 36 प्लस का 4 40 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 4 इज 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 4 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 के बराबर होगा, बच्चों वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं द प्राइस इन सेंट ऑफ वन ऑरेंज इज 5C, व्हाट इज द प्राइस इन डॉलर। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आप मेरे बैच में एनरोल्ड हो तो जो एलआर का फोल्डर है ना उसके अंदर आपको बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सही है ना। और इफ यू आर व्यू आउट फ्रॉम द यूट्यूब, अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो भाई उसके लिए फिर जो ये फास्ट का जो मैंने आपको लेक्चर डिजाइन करा हुआ है ना, इसको एक गो थ्रू कर लीजिएगा, इसको कवर अप कर लो, इससे पूरी आपकी मैथ्स वाली बेसिक मैथ्स वाली कवर अप हो रही होगी। द प्राइस इन सेंट्स ऑफ वन ऑरेंज इज 5C, यानी कि देखो एक पर्टिकुलर ऑरेंज की एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि एक ऑरेंज की प्राइस बराबर है किसके, 5C के। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज द प्राइस इन डॉलर्स ऑफ वन डजन ऑफ ऑरेंज। एक डजन में 12 होते हैं, तो जाहिर सी बात है सिंपल तरीके से एक ऑरेंज की प्राइस को आप 12 से मल्टीप्लाई करवा दिए, क्या बन जाएगा, 5 12 60C आ जाएगा। ये आपके पास सेंट्स के अंदर प्राइस आई है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे टिक करके आ जाएंगे, अरे भाई ये गलत आंसर आपका मार्क होगा। उसके पीछे रीजन है कि भाई ये सेंट्स के अंदर 60 सेंट्स, यानी कि 60 सेंट्स का एक डजन ऑरेंज है, आपको डॉलर्स में निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, एक डॉलर के अंदर कितने सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। एक डॉलर के अंदर, मुझे पता है आप में से कोई मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका नहीं गया हुआ होगा, बट चलिए एक बेसिक नॉलेज आपको मैं देता हूँ कि एक डॉलर के अंदर कितने सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। तो भाई अगर मैं छोटे से बड़े पे जा रहा हूं तो क्या करूंगा, सिंपल डिवाइड करवाऊंगा। तो सिंपल तरीके से डिवाइडेड बाय 100 आप करवा दोगे, 60 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 12 60 एंड 5 2 10 0 का 0। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 2 6 12 और 2 10 20, फिर फर्दर 2 3 6 एंड 2 5 10, 3/5C बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 5C। यानी कि आपके पास डॉलर्स के अंदर प्राइस किसके बराबर होगी, 3/5 सेंट्स के। यानी कि डॉलर्स में मेरा आंसर क्या होगा, 3/5 सेंट्स के बराबर होगा एक डोजन ऑरेंजेस की प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एट प्रेजेंट द एज ऑफ द एलिस इज x माइनस 10 ईयर्स, यानी कि करंट एज आपको गिवन है, खातून है एलिस, इनकी x माइनस 10 के बराबर। एग्जामिनर कह रहे हैं आफ्टर 12 ईयर्स कितने के बराबर होगी। तो सिंपल तरीके से प्लस का 12 करवा दो, आंसर आ जाएगा।
तो -10 प्लस का 12 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस का 2, यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स उसकी एज किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी x प्लस 2 के बराबर। तो सिंपल वे में इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगेन ये जनरल मैथ्स का एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है मिस्टर ए कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 6 आवर्स एंड मिस्टर बी कैन डू द सेम वर्क इन 14 आवर्स। देखो भाई वर्क एंड टाइम के लेक्चर को ले लीजिएगा मेरे, मैंने इसमें बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया हुआ होता है वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक बंदा है वो एक काम 6 घंटे में कर रहा है, दूसरा बंदा 14 घंटे में कर रहा है, तो मेरे पास रेट क्या आ जाएगा, कंबाइंड रेट हमें निकालना है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक दे डू द वर्क टुगेदर। तो भाई आपके पास ये बन जाएगा 1/6, आगे हो जाएगा प्लस का 1/14। आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड टाइम आ जाएगा 1/t। तो इसको सिंपलीफाई अगर मैं करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो बेटा 6 × 14 किसके बराबर होता है, 6 × 14 बराबर होता है मेरे पास 84 के। 14 का 14 ऊपर आ गया, प्लस का 6 का 6 इक्वल टू के बाद 1/t का 1/t। इसको अगर मैं फर्दर सिंपलीफाई करवाऊं, 14 प्लस का 6 ऊपर बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 84 इक्वल टू के बाद 1/t का 1/t। तो ये बन जाएगा 2 10 20, 2 4 8 इंटू 2 4, 2 5 10 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5/21 के बराबर। क्योंकि हमें टाइम चाहिए तो उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 21/5 आवर्स के। आपके पास क्या आ रही है, आवर्स के। 21/5 का मतलब क्या होता है, 21 को मैंने अंडर डाला, 5 को मैंने बाहर डाला, 5 4 देखो 20 होता है, तो आपके पास सिर्फ एक डेसिमल एक नंबर बचा, डेसिमल लोगे 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल 5 2 10, तो 4.2 आवर्स के बराबर। अब देखो सारे आंसर ही आपको 4 की फॉर्म में गिवन है, तो इसका मतलब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है। आपका आंसर क्या आ गया, 4.2 आवर्स के बराबर। देखो पहले इस चीज को समझ लो सॉल्व कैसे किया। देखो वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको कभी भी कंबाइंड टाइम निकालना होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि 1 / कंबाइंड टाइम। जो भी कंबाइंड टाइम है ना वो आपके पास यहाँ पर आएगा इक्वल टू के बाद जो भी इंडिविजुअल टाइम है वो डिवीजन में, फिर प्लस के साइन के बाद जो भी सेकंड इंडिविजुअल टाइम है, जितने भी इस तरह इंडिविजुअल टाइम होते हैं वो इस तरह आपके पास डिवीजन में होते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कंबाइंड टाइम का। सिंपलीफाई करोगे आपका पर्टिकुलरली आंसर क्या आ गया, 4.2 आवर्स के बराबर। अब देखो 4 घंटे, 4.2 आवर्स का मतलब क्या है कि 4 घंटे तो पूरे हैं और उसके बाद क्या है 0.2 है, यानी कि देखो ये 4 घंटे तो पूरे मेरे फिक्स आ रहे हैं। तो यानी कि सारे ऑप्शन में देखो एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया हुआ है, 4 घंटे तो गिवन है। अब देखो कितने आपके मिनट्स हैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 0.2 मिनट नहीं है भाई आपका, चूंकि पूरा डेटा आवर्स में गिवन था तो 4.2 आवर्स आंसर आया, यानी कि 4 घंटे और 0.2 आवर्स। अब 0.2 आवर्स को अगर मैं मिनट में करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, सिंपल देखो 0.2 आवर्स है, मुझे पता है घंटे में 60 मिनट होते हैं, सिंपल इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होगा 0.2 को सॉल्व कैसे करते हैं। भाई कभी भी आप डेसिमल को बेटा अगर रिमूव करते हो, डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो ना, तो डिवीजन के अंदर 1 के बाद उतने जीरो आते हैं, अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद उतने जीरो आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो डेसिमल को अगर मैं एक शिफ्ट आगे कर रहा हूं तो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 1 के बाद उतने जीरो आएंगे, तो बन जाएगा 2/10, यानी कि 2 1 2 5 10। तो 0.2 बेसिकली बराबर होता है 1/5 के। तो इसका मतलब क्या है, 0.2 की जगह पे 1/5 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 60। 5 के टेबल में 60 कहां पर होता है, 12 के ऊपर, तो यानी कि आपके पास 12 मिनट बनता है, यानी कि 0.2 ऑफ एन आवर का मतलब क्या, 12 मिनट। तो आंसर क्या आ गया, 4 घंटे और 12 मिनट। ये खाली ऑप्शन नंबर बी पे आपको मिल रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फास्ट वाली मैराथन को लाजमी ले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट कम्स इन द नेक्स्ट सीक्वेंस। आपके पास देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 6 आ रहा है, तो यानी कि 1 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद 6 का मतलब क्या है, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 6 के बाद देखो 22 आ रहा है, तो अगर मैं 22 में से 6 को माइनस करता हूँ तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई 4 आ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि पहली दफा 4 की पावर 0 को ऐड हुआ है, फिर 4 की पावर 1 ऐड हुआ है, फिर 4 का स्क्वायर हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 4 का क्यूब हो सकती है। 4 का क्यूब होता है 64 के बराबर। अगर मुझसे कोई बंदा पूछता है ना 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो अगर मैं 64 को 22 में ऐड करूं, चेक कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, 64 को अगर मैं 22 में ऐड करूं, 4 और 2 6 बन जाएगा, 6 और 2 मेरे पास ये बन जाएगा 8, 86 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 86 आपको गिवन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई के की वैल्यू बराबर है 0 के और ऊपर आ रहा है 4। देन आपसे एग्जामिनर कह रहा है 1 प्लस के फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। अब देखो इसकी लॉजिक क्या, पहले खुदा लॉजिक समझ लीजिएगा। समीशन के साइन का मतलब होता है जो नीचे वाली वैल्यू होती है स्टार्टिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली वैल्यू एंडिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और समीशन के आगे जो वैल्यू होती है टाइप ऑफ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मुझे 4 तक जाना है। पहले हो जाएगा एक दफा मेरे पास ये होगा 1 प्लस का के की जगह पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, पहली दफा में आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। फिर आगे प्लस के साइन के बाद सेकंड वैल्यू आएगी 1 प्लस का 1 फैक्टोरियल, फिर आगे आएगा 1 प्लस का 2 फैक्टोरियल, फिर आगे आएगा 1 प्लस का 3 फैक्टोरियल, फिर आगे आएगा 1 प्लस का 4 फैक्टोरियल। हमें कहाँ तक जाना है, एंडिंग वैल्यू 4 गिवन है, 4 तक जाना है। तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं 1 + 1 2 बन गया, तो 1
1 + 1 2 बन गया, 2 + 1 3 बन गया, 6 + 1 7 बन गया, और 24 प्लस का 1 25 बन गया। तो देखो 2 और 2 ये तो 4 बन जाएगा, 7 और 3 बराबर होता है 10 के, और ये 25 का 25 एज इट इज मैं लिख लेता हूँ। तो 25 प्लस का 10 35, 35 में 4 39 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 39। बेसिक जनरल मैथ्स आ रही है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द 31st टर्म इन द सीक्वेंस। अब देखो 31st टर्म अगर मुझे निकालनी है तो भाई 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 10 आ रहा है। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सिमिलर होगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर सिमिलर होगा, देखो पहली दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या है, 4 में से 1 गया 3 का, 7 में से 4 का डिफरेंस निकालूंगा वो भी 3 का आएगा, 10 में से 7 का डिफरेंस भी 3 का आएगा। इसका मतलब एपी का सीक्वेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि आपके पास एपी के अंदर क्या है, एपी के अंदर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 का, और आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। टर्म 31st निकालनी है। तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने आपको क्यों पढ़ा रहा था, कि मैंने आपसे क्यों कहा था, देखो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन जनरल मैथ्स के अंदर आया हुआ है। तो भाई T31 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस के 30d के। तो बेटा देखो a की वैल्यू बराबर है 1 के, 30 का 30 एज इट इज, और d बराबर है किसके 3 के। तो ये बन जाएगा 3 3 90। तो 90 प्लस का 1 91 मेरा आंसर होगा, यानी कि आंसर क्या होगा 91 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस गिवन है m माइनस का 2n माइनस का m माइनस का n इंटू m। अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा कि भैया सीक्वेंस कैसा आ रहा है। पहले एपी पे चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म अगर m माइनस का n है, तो अगर उसमें से मैं फर्स्ट टर्म को सेपरेट करवाता हूँ, ये m माइनस का 2n है, m से m कट जाएगा, क्योंकि देखो ना तमाम टर्म्स के साइन तो चेंज हो जाएंगे। तो m से m कट गया, नेगेटिव का n और प्लस का 2n, तो मेरा आंसर आएगा सिंपल प्लस के n के बराबर। सही है ना, क्योंकि मेरा कॉमन डिफरेंस n आ रहा है। अगर मैं इन दो टर्म्स के ऊपर भी लेके चेक करता हूँ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सिमिलर रहना चाहिए। तो ये बन जाएगा m माइनस का n। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन तमाम साइंस को चेंज करेगा, तो m से m कट गया, माइनस माइनस प्लस का n आ जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर सिमिलर आ रहा है तो देखो कॉमन डिफरेंस आपके पास है n के बराबर, आपके पास a की वैल्यू आ रही है, a का मतलब फर्स्ट टर्म m माइनस 2n के बराबर। तो अगर मुझे T11 निकालना है, T11 का मतलब क्या है, आंसर आएगा a प्लस का 10d। तो a की वैल्यू देखो किसके बराबर है, m माइनस के 2n के प्लस का 10, और कॉमन डिफरेंस है n के बराबर। तो ये आ जाएगा m माइनस का 2n प्लस का 10n। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से क्या, m माइनस का -2 प्लस का 10 क्या बनेगा, जाहिर सी बात है बनेगा प्लस का 8n। तो मेरा आंसर आएगा m प्लस 8n के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2 + 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। अगर मैं बॉर्ड मैथ्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करूं, तो भाई यहाँ पे बॉर्ड मैथ्स के प्रिंसिपल को अगर मैं अप्लाई करूं, तो भाई बॉर्ड मैथ्स आपसे कहता है सॉल्व करोगे ना, देखो डिवीजन पहले आता है, फिर मल्टीप्लीकेशन आता है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है। तो अगर मैं पहले डिवीजन को सिंप्लीफाई करूं, तो भाई 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन बन गया 2 + 2 माइनस का 2। अब देखो अगर मैं बॉर्ड मैथ्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं ना, तो एडिशन पहले होनी है, सब्ट्रैक्शन बाद में होनी है। तो 2 + का 2 ये बनेगा 4 माइनस का 2, तो उस सूरत में आंसर 2 आएगा। और अगर मैं सब्ट्रैक्शन को पहले करता हूं, तो भाई 2 माइनस का 2 ये तो 0 बन जाएगा, और 0 + का 2 उस सूरत में भी आंसर आपके पास 2 ही वैसे आ रहा होगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, आप ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2 वो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है अच्छा भाई फंक्शंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसका मतलब कि देखो जनरल मैथमेटिक्स में फंक्शन मैंने आपको देखो, तो तमाम बच्चे जो मेरी बात इस कंप्लीट लेक्चर को ले रहे हैं ना, तो भाई मैं आप लोगों से खुदारा एक गुजारिश करूंगा, मैंने आप लोगों से बात पहले भी कही थी कि भाई अपने आप को कंफ्यूज ना करो। दाऊद यूनिवर्सिटी वालों ने आपको आपको घन चक्कर बनाया हुआ है। जनरल मैथ्स के अंदर देखो फंक्शन का क्वेश्चन भी डाला हुआ है, तो इसका मतलब आपको एडवांस मैथ्स खुदारा तैयारी आपने एनईडी के लिए करी है ना, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एनईडी की मैराथन आप लोग भी लो। भाई आप तैयारी अपनी पूरी करो, साथ में बेसिक लेक्चर जरूर अपने कवर अप करो। आपको घन चक्कर बनाया हुआ है, फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन का क्वेश्चन जनरल मैथ्स में कब आता है यार, फंक्शन का क्वेश्चन भी डाला भाई, तो एडवांस मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट चलो बेसिक चीज है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर मैं एक्स का इनपुट दे रहा हूँ -1 का, तो इस फंक्शन में बताइए आंसर क्या होगा। जहां जहां एक्स आ रहा है -1 डाल दो, क्या आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 का क्यूब, आगे आ जाएगा प्लस का 4 इंटू -1, आगे आ जाएगा प्लस का 12। हमें पता है -1 का क्यूब, क्यूब कैसी पावर है, ऑड पावर है, नेगेटिव का 1 नेगेटिव रहेगा, फिर प्लस का 4 इंटू -1, नेगेटिव का 4 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 5 बनेगा, या इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, -4 प्लस का 12, 12 में से 4 निकालते हो तो ऑब्वियसली प्लस का 8 आएगा, और -1 प्लस का 8 आपके पास ये आ जाएगा प्लस के 7 के बराबर। एट एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है भाई राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज कहते हैं 90 से बड़े एंगल को, एक्यूट कहते हैं 90 से छोटे को। तो ये उसका आंसर आ गया। द डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस।
भाई एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि दुनिया के अंदर अगर आप कभी भी सर्कल्स की बात कर रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई सर्कल के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट से लेके सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, जाहिर सी बात है रेडियस के बराबर होते, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, रेडियस। तो ये आपकी जनरल मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज थे, तो मेरे नजदीक तो भाई बेसिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसको लेफ्ट आउट कर देते हैं हम लोग। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कंप्यूटर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो भैया इनको भी मैं लेफ्ट आउट कर देता हूँ, अल्लाह भला करे, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइनली हमारे पास आ रहा है, लेट मी करेक्ट वन थिंग कि भाई इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि नॉर्मल मैथमेटिक्स का पोर्शन, नॉर्मल मैथमेटिक्स के पोर्शन में उन्होंने बेसिक मैथ्स पूरी पूछी हुई थी। सो भाई आप तमाम बच्चों ने जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या फिर आप लोग तमाम बच्चे जो भाई कंप्यूटर साइंस के हैं, भाई आपने लाजमी तौर पर कोशिश करनी है कि भाई आप एनईडी की मैराथन भी कवर करो, आप दाऊद की आप इसकी फास्ट वाली जो बेसिक मैथ्स की मैराथन है दोनों कवर करो, क्योंकि भाई दाऊद यूनिवर्सिटी को खुद भी नहीं पता कि डिफरेंस क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, इनको खुद भी डिफरेंस नहीं पता, सही है ना। नॉर्मल सी मैं आपको बातें बता देता हूँ कि भाई इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द दाऊद यूनिवर्सिटी, तो खुदारा भाई लाजमी तौर के ऊपर तमाम बच्चे एनईडी की मैराथन को भी कवर करना है और फास्ट की जो बेसिक मैथ्स वाली मैराथन है उसको भी कवर करने, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि बेसिक मैथ जनरल मैथमेटिक्स क्या होती है, आई मैं चाहे करी भी। क्योंकि देखो जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर रहा हूँ जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर, तो ये सेक्शन ये कह रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स का है, ये सेक्शन कह रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स का है, तो ऊपर जो सारी बेसिक आपने कॉन्सेप्ट दिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, तो सैंपल पेपर तो इंतहाई इन्होंने बेकार किस्म का बना के दिया हुआ है सैंपल पेपर। तो खैर यहाँ से आपकी जनरल मैथ्स की तो एटलीस्ट तैयारी हो रही है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं नसीम सोल्ड अ कंप्यूटर ऑफ रुपीज 25,000 एट व्हिच ही सफर्ड 20% लॉस, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि देखो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा हुआ है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई नसीम है, उन्होंने सेल करा है अपने कंप्यूटर को कितने के अंदर, 25,000 के अंदर, और उनको जो लॉस हुआ था 20% लॉस का हुआ, उस प्राइस से इसके ऊपर उन्होंने कंप्यूटर को खरीदा था एक्चुअल के अंदर। तो लेट सपोज एक्चुअल प्राइस जो कंप्यूटर की थी वो एक्स के बराबर थी, उसका 20% लॉस के ऊपर उन्होंने कंप्यूटर को सेल आउट करा 25,000 के ऊपर। तो भाई 20% लॉस का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये कि लेट सपोज ओरिजिनली जो प्राइस थी कंप्यूटर की 100% के ऊपर थी, उसका 20% अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब है 80%, है ना भाई 80%। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 80% के साथ, यानी कि भाई जो भी ओरिजिनल प्राइस कंप्यूटर की थी उसके 80% के ऊपर उन्होंने कंप्यूटर को सेल आउट करा है ना, उसके 80% के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 25,000 का 25,000 है। देखो इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये परसेंटेजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मैंने बहुत दफा आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। इसमें एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई उसने आपको एक सेलिंग प्राइस दी हुई है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको 20% का लॉस हुआ है, क्योंकि जिस प्राइस पर उसने कंप्यूटर को ओरिजिनली परचेज करा था, तो उसने किस प्राइस पे परचेज करा था वो कैलकुलेट करना है। तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि आपने कहा कि भाई चूंकि उसको 20% का लॉस हुआ, 20% लॉस का मतलब कि 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, तो 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस के ऊपर उसने सेल आउट करा है, तो 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उसके 80% किसके बराबर है, 25,000 के, इसके ऊपर उसने कंप्यूटर को बेचा है। तो भाई 80% का मतलब क्या होता है, 80% परसेंटेज से कभी भी नॉर्मल नंबर में अगर आपने जाना है तो डिवाइड बाय 100 करवाते हो, सिंपल तरीके से आ जाएगा 0.8 के बराबर, इक्वल टू के बाद मेरे पास है 25,000 का 25,000 एज इट इज। ये 0.8 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपल वे में किसके बराबर, ये आ जाएगी 25,000 डिवाइडेड बाय 0.8। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल 25,000 का 25,000 एज इट इज। देखो 0.8 को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो कभी भी डेसिमल को जब आप राइट हैंड साइड पे भेजते हो तो आप अपोजिट साइड के ऊपर 1 के बाद उतने जीरो आते हैं, यानी कि ऊपर उतने जीरो ऐड होते हैं। तो सिंपल वे में ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा ना, क्योंकि मैंने अगर डेसिमल को एक डिजिट आगे बढ़ाया है तो ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 8। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं ये बन जाएगा 2 4 जार 8, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल वे में 2 1 जार 2। और जाहिर सी बात है मैं दो नंबर्स को अगर एक साथ सिंप्लीफाई, चलो मैं एक अलग अलग कर लेता हूँ। मुझे पता है 50 किसके बराबर होता है, 50 बराबर होगा 2 2 जार 4 और फिर 2 5 जार 10, और अगेन दो जीरो के दो जीरो आ गए। अब ये नीचे 4 आ रहा है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जार 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा 2 6 जार 12, और 2 2 जार 4, दो जीरो का दो जीरो, फिर 2 1 जार 2, और ये बन जाएगा 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, जीरो का जीरो। ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दो इसको, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 31,000। क्या बन जाएगा, 31,000। यानी कि एक्चुअल प्राइस क्या थी कंप्यूटर की, 31,000 के बराबर थी। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर वाज 31,000, और नईम ने जो सोल्ड करा वो 25,000 पे करा, यानी कि 31,000 का 20% उसको लॉस हुआ, जो कि 25,000 के बराबर था, उसके ऊपर उसने कंप्यूटर को सेल आउट करा। ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी लॉजिक थी, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा आप देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है नईम गेव 25% ऑफ द प्रॉफिट टू हिज पार्टनर, इफ द पार्टनर गॉट रुपीज 4,000 व्हाट रिमेन्स विद हिम।
यानी कि देखो नईम 25% जो प्रॉफिट है ना अपने पार्टनर को देता है, यानी कि देखो 25% प्रॉफिट जो नईम है वो अपने पार्टनर को देता है, यानी कि देखो इसका मतलब नईम के पास कितना प्रॉफिट बचता है, 75% प्रॉफिट वो खुद रखता है। ओके, अब देखो मुझे पता है 100% के अंदर से अगर 25% एक बंदा दूसरे को दे रहा है और उसके बाद कितना खुद बच रहा है, जाहिर सी बात है 100% का 25% अगर मैं अपने पार्टनर को दे रहा हूँ तो मेरे पास 75% बच रहा है। और मुझे पता है 100 के 4 हिस्से होते हैं, एक 100 जो होता है इसके 4 हिस्से होते हैं हमारे पास, तो यानी कि 3 हिस्से मेरे पास हैं, एक हिस्सा खाली मैं अगले को दे रहा हूँ। तो एग्जामिनर कह रहे हैं अगर पार्टनर के पास 4,000 रुपए जा रहे हैं तो बताइए कितने पैसे उसके बाद बच रहे हैं। इसको आसान मेथड पे सॉल्व कैसे करोगे कि देखो अगर 75% नईम के बाद बच रहा है ना, तो भाई 75% का मतलब क्या है, तीसरा हिस्सा नईम खुद रख रहा है, एक हिस्सा, 3 हिस्से नईम खुद रख रहा है, एक हिस्सा खाली अपने पार्टनर को दे रहा है। और अगर एक हिस्सा 4,000 के बराबर है तो 3 हिस्से किसके बराबर होंगे, इससे मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा 12,000 के। यानी कि बाकी के 3 हिस्से कितने के बराबर होंगे, 12,000 के। सिंपल सी बात है ना, खुद सोचो। अगर मैं मेरे पास 100% है, उनमें से 25% मैं अपने दोस्त को दे देता हूं जो कि लेट सपोज 4,000 के बराबर है, तो मुझे बाकी के रिमेनिंग पैसे अगर चेक करने हैं तो रिमेनिंग पैसे कितने होंगे भाई, 75% होगा। 75% का मतलब क्या है, 100% को 4 दफा डिवाइड करते हो, 100 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 4, यानी कि 100 में 4 25 25 25 होते हैं। इसका मतलब मैं एक हिस्सा अपने दोस्त को दे रहा हूं, बाकी 3 हिस्से तो मेरे पास हैं, तो 3 को अगर मैं जो टर्म मैं अपने दोस्त को दे रहा हूं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बाकी की रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास बच रही है, जो कि किसके बराबर होगी, 12,000 के बराबर होगी। क्वेश्चन मेरा सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसेंटेजेस के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, तो भाई मैं आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो सीएस बैकग्राउंड, अगर आपका सीएस बैकग्राउंड है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी थी, तो खुदारा मेरा परसेंटेजेस का लेक्चर ले लीजिएगा। परसेंटेजेस के क्वेश्चंस बेतहाशा आए हुए हैं, परसेंटेजेस को लाजमी तौर पे लीजिएगा। एग्जामिनर कह रहा है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है, वेंडर सेल्स द 40% ऑफ स्टॉक ऑफ ऑरेंजेस एंड इज लेफ्ट ओनली विद द 420 ऑरेंजेस, यानी कि एक वेंडर है उसने अपना 40% का जो स्टॉक था वो बेच दिया, यानी कि भाई 40% ऑफ द स्टॉक एक दुकानदार ने अपना बेच दिया ऑरेंजेस का, और उसके बाद खाली 420 ऑरेंजेस बचे हैं। इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट के अंदर कितने ऑरेंजेस बचे होंगे, 60% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट उसके बाद बची है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है बिफोर द सेल। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये एक्स के बराबर है, तो एग्जामिनर आपसे दो तरह की बात कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो भी उसके पास एक वेंडर के पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे ना, उनमें से उसने 40% बेच दिए। अगर 40% बेच दिए तो जाहिर सी बात है कितने बचे हुए होंगे, 60% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट उसके बाद बची हुई होगी। तो भाई देखो इसका मतलब क्या है, मेरे पे कंडीशन क्या बनती है, मेरी कंडीशन बनती है कि भाई 60% ऑफ जो भी ओरिजिनल अमाउंट थी वो 60% मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 420 के बराबर है। क्योंकि देखो लॉजिकली सोचो, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई कौन से कितने ऑरेंजेस आपके पास बचे हुए हैं, 420 ऑरेंजेस आपके पास बचे हुए हैं अभी, सही है ना। तो भाई 420 परसेंटेज में क्या बनता है, 60%, यानी कि ओरिजिनल का 60% किसके बराबर होगा, 420 के बराबर होगा जो बची हुई तादाद है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे 60% का मतलब है 0.6 ऑफ द एक्स इक्वल टू के बाद 420 का 420, 0.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो इट शुड बिकम 420 डिवाइडेड बाय 0.6। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं तो जाहिर सी बात है, देखो कभी भी आप डेसिमल को जब रिमूव करते हो, डेसिमल को एक प्लेस आप आगे भेजोगे तो अपोजिट साइड पे उतने जीरो आते हैं वन के बाद, तो एक डिजिट आगे जा रहा है तो ऊपर वन के बाद एक जीरो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10। ये फर्दर हो जाएगा मेरे पास, बल्कि यार इसको आसान भाषा में सॉल्व कर लूँ ना, आसान भाषा में इसको मैं 5 पे कैंसिल आउट नहीं करवाता, मैं इसको थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करता हूँ। कैसे कि देखो मुझे पता है ऊपर 10 का 10 एडिट रहने दो ना, 10 तो सिंपल एक जीरो का इजाफा है। ये 2 3 जार 6 बन गया, ये बन गया 2 2 जार 4, और देखो बेटा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, जीरो का जीरो। एक और दफा अगर मैं सॉल्व करूं, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, जीरो का जीरो। अब 70 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ, 70 इंटू 10 किसके बराबर होगा, 700 के बराबर। यानी कि इनिशियली उसके पास कितने ऑरेंजेस थे बेटा, 700 के बराबर थे। इनिशियली उसके पास 700 के करीब ऑरेंजेस अवेलेबल थे। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन परसेंटेजेस का आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा खुदारा भाई, अगर आप सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट को लाजमी करके जाइएगा, वर्क टाइम को लाजमी करके जाइएगा। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई 40% ऑफ एक्स बराबर है वाई के, तो वाई परसेंट ऑफ 40 किसके बराबर होगा। अब यार अगर मैं इसकी लॉजिक को देखूं ना, तो एग्जामिनर ने आपको देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 40% ऑफ एक्स बराबर है वाई के। तो भाई 40% ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये मतलब होता है 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, इसके बराबर है वाई के। आपको क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है वाई परसेंट ऑफ 40 किसके बराबर होगा। तो वाई परसेंट ऑफ 40 का मतलब क्या है कि वाई परसेंटेज इंटू 40 का 40। तो वाई परसेंटेज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं वाई की फॉर्म में, तो परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए डिवीजन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय के बाद 40 का 40। अब आप सिंपल y की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पे डालूं तो देखो ये मेरे पास आ जाएगा, अच्छा 40 था यहाँ पे, सही है ना। तो ये मेरे पास y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स का x एज इट इज, सही है ना। मल्टीप्लाई के बाद 40 का 40 और नीचे होल डिवीजन में 100 का 100। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा,
मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर आके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ऊपर मेरे पास आ गया 40x डिवाइडेड बाय 100 का 100। ये देखो 100 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, नीचे से जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये किस फॉर्म में आएगी, 1/100 की फॉर्म में। और मल्टीप्लाई के बाद 40 का 40 एट इट इज। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा, सही है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा और नीचे मेरे पास आ जाएगा सिंपल 100 का 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 1000 बन जाएगा। और 40 इंटू 4 तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 4 जार 16 यानी कि 160। और मल्टीप्लाई बाय एक्स का एक्स एज इट इज, तो एक जीरो से और जीरो कट जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 16x डिवाइडेड बाय 100। तो जाहिर सी बात है क्योंकि परसेंटेज के अंदर बात करनी है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 16x परसेंटेज के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 16 परसेंटेज ऑफ एक्स के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय एक्स। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो 0.1 किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू को पहले आप फाइंड कर लो। 0.1 बराबर होगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 10 की, क्योंकि देखो डेसिमल को एक डिजिट आगे भेजूंगा, नीचे डिवीजन 1 के बाद 0 आ जाएगा। 0.4 किसके बराबर होता है, 0.4 बराबर होता है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 10 के। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर मेरे पास क्या बन रहा है, 0.1 का मतलब है 1/10 और 0.4 का मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 10। इस 10 से 10 वैसे ही कट जाएगा और यहाँ पे आ रहा है सिंपल 6 डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स डिवाइड हो रहा है वहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 6 इज 24। तो मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल 24 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 24 के बराबर होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एक सीक्वेंस आ रहा है 2 3 5 9। तो देखो पहली दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है 1 का, नेक्स्ट टू टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है 2 का, फिर 5 से 9 में डिफरेंस होता है मेरे पास किसका, 5 से 9 में डिफरेंस होता है 4 का, फिर मेरे पास एक नंबर आ रहा है और फिर डिफरेंस आ रहा है 33 का। तो मेरा जहां तक ख्याल है ये सिंपल 2 का स्क्वायरिंग चल रही है कि देखो पहले 2 की पावर 0 थी, फिर 2 की पावर 1 थी, फिर 2 का स्क्वायर था, फिर 2 का क्यूब होना चाहिए। यानी कि देखो फिर 2 का क्यूब होना चाहिए और फिर उसके बाद 2 की पावर 16 होनी चाहिए। तो अगर मैं इस लॉजिक को अप्लाई करूं यानी कि 9 और जो भी ये नेक्स्ट नंबर होगा उसमें जो डिफरेंस होगा ना वो 8 का होगा। तो 9 प्लस का 8 चेक कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर 9 प्लस का 8 किसके बराबर होगा। देखो 8 और 8 16 होता है, मगर 8 और 9 मेरे पास होगा सिंपल तरीके से 17 के। तो अगर मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट नंबर 17 है तो ये इस चीज को वेरीफाई करेगा कि 17 और 33 में डिफरेंस जो होगा ना वो 16 का होगा। चेक कर लेते हैं। अगर मैं 33 में से 17 को माइनस करता हूँ तो जाहिर सी बात अभी कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ, 13 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूं तो ऑब्वियसली 6 आएगा, कोई शक नहीं है इसमें। और आपके पास 2 में से जब एक जाएगा तो एक बचेगा। देखो डिफरेंस प्रूव कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा 17 का होना चाहिए, इसका मतलब करेक्ट काम कर रहा है। यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, 17 का होगा। इसका मतलब आपने सही सीक्वेंस निकाला है। देखो एलआर को और पर्टिकुलरली जो मैंने आपसे कहा है ना, जो बच्चे बैच में बैठे हुए एलआर के फोल्डर को आपने लाजमी लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 इंचेस टू 8 फीट। अब देखो इंचेस टू फीट आपको ऐसा यूनिट गलत गिवन है, यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है ना। देखो एक फीट के अंदर हमेशा याद रखिएगा 12 इंचेस होते हैं बेटा। तो जाहिर सी बात है भाई अगर मैं इसको फीट को भी इंचेस में कन्वर्ट करूं तो 8 इंटू 12, 8 12 96 होता है। तो यानी कि अगर अब मैं इनका रेशियो निकालूं तो क्या बन जाएगा, 8 इंटू 12 96 हो जाएगा। तो 4 इंटू 12 को सिंप्लीफाई करना है तो भाई 4 डिवाइडेड बाय 96 क्या होता है, ये होता है आपके पास सिंपल तरीके से 4 1 जार 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जार 8 और एक कैरी जाएगा 4 4 जार 16। तो ये आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1/24 का, यानी कि 1 इंटू 24 का आपका रेशियो होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है इफ अ मोबाइल फोन कॉस्टिंग रुपीज 18,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 15,500 कैलकुलेट द परसेंटेज इन लॉस। अच्छा देखो अब देखो लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये आ रहा है ना, तो भाई लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, आपसे परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। परसेंटेज लॉस बराबर किसके होता है, सिंपल तरीके से कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस करवाते हो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करवाते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करवाओगे, आपका आंसर आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस देखो मेरे पास आ रही है 18,000 के, 18,000 में से मुझे क्या माइनस करना है 15,500, डिवाइडेड बाय जो भी मेरी कॉस्ट प्राइस है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 का 100। तो भाई 18,000 में से अगर मैं 15,500 को माइनस करता हूँ, 15,500 को, सॉरी यार मैंने एक एक जीरो माइनस कर दिया पता नहीं क्यों। तो भाई 18,000 में से 15,000 अगर माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, 18 में से 15 निकालोगे ऑब्वियसली 3 बचेगा ना, और फर्दर 500 माइनस करूंगा 2,500, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 2,500 के बराबर। नीचे आ जाएगा सिंपल 18,000 का 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 का 100।
तो भाई देखो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन बन रहा होगा तकरीबन 250 डिवाइडेड बाई 18 के। अब देखो मेरे पास आंसर्स करीब करीब के गिवन है, तो भाई कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो 250 को मैंने अंदर डाला और 18 को मैंने बाहर रखा। अब देखो आपको एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स खुदारा याद होने चाहिए, क्योंकि देखो उसके बगैर आप सॉल्व भी नहीं कर सकते ना बेटा। तो मुझे मालूम है कि यार 18 टेंजर तो 180 होगा, यानी कि मैं 18 10 पे भी चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, वही मिल रहा होगा। यानी कि देखो एक तरीका तो ये कि आप सॉल्व करने के लिए एक एक करके सॉल्व कर लो, पहले 25 को सॉल्व कर लो, 250 को एक साथ ही सॉल्व कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 18 इंटू 25 को आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, 18 वन 18, क्योंकि देखो 18 टू हम सबको पता है किसके बराबर होता है। अगर मैं सिंपल 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 होगा। यानी कि अगर मैं एक एक करके सॉल्व करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 18 वन तो क्या होता है, अब मेरे पास 18 के बराबर होगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 25 में से अगर मैं 18 को माइनस करता हूँ तकरीबन तकरीबन 7 बच रहा होगा। और 7 चूंकि छोटा नंबर है तो ऊपर से जीरो नीचे आ जाएगा, 70 आ गया। 18 के टेबल में 70 के करीब तीन नंबर कौन सा होता है, 18 5 जार 90 होता है, यानी कि उससे छोटा देखना पड़ेगा। 18 4 जार 72 होता है, उससे भी छोटा देखेंगे। 18 2 जार 36 होता है, और 18 3 जार मेरे पास होता है तकरीबन तकरीबन 54। तो 18 3 जार क्या होता है, 54 के बराबर, तो 54 का 54 आ गया। सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ 70 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली एक कैरी 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 16, 16 अगेन छोटा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा तो जीरो आ जाएगा। अब मुझे पता है कि भैया 18 8 जार क्या होता है 144, और 18 9 जार क्या होता है 162, और 18 8 जार ही करना पड़ेगा। 18 8 जार मेरे पास किसके बराबर होता है 144 के, 18 8 जार किसके बराबर होता है 144 के, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 144 का 144, तकरीबन आंसर 13.8 के आसपास का होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है 13 वाला, तो 13 का ऑप्शन ही एक ही आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 13.89%। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है एवरेजेस का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है एवरेज ऑफ द 5 क्वांटिटीज इज 8 एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 6, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। यानी कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि पांच नंबर्स का जो एवरेज है ना, पांच क्वांटिटीज का एवरेज वो 8 के बराबर है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरेज निकालने का दुनिया में फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो एग्जामिनर कह रहा है पांच नंबर्स का एवरेज किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ओके, यानी कि पांच नंबर्स का एवरेज गिवन है 8 के बराबर, मुझे नहीं पता वो 8 कौन सी टर्म्स है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा बेसिकली कि पांच टर्म्स का एवरेज अगर 8 के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ एवरेज की जगह पे 8 आ गया, तो मैं यहाँ से टोटल सम निकाल सकता हूँ ना यार, मैं यहाँ से टोटल सम निकाल सकता हूँ। यानी कि मैं अगर पांच टर्म्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सबसे पहले पांच टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं लॉजिकली जरा बात समझिएगा, हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको एवरेज गिवन है पांच टर्म्स का 8 के बराबर, तो एवरेज में 8 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ गई, तो यहां से मेरे पास पांच टर्म्स का सम आ जाएगा S5, किसके बराबर आएगा 5 8 40 होता है, तो मेरे पास यानी कि पांचों टर्म्स का जो सम होगा ना वो बराबर होगा 8 5 40 के। आगे एग्जामिनर आपसे कह रहा है व्हाट द एवरेज ऑफ थ्री ऑफ देम इज 6, यानी कि अब तीन टर्म्स की बात कर रहा है कि भाई तीन टर्म्स का जो एवरेज है ना वो 6 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज में मैं डालूंगा 3, द एवरेज ऑफ थ्री टर्म्स, यानी कि तीन टर्म्स के एवरेज 6 के बराबर है, यानी कि तीन टर्म्स का जो एवरेज है ना वो बेटा वो 6 के बराबर है। इसका मतलब एवरेज मेरे पास 6 है और टर्म्स तीन है, तो एवरेज मेरे पास 6 है, तो यहां से मेरे पास तीन टर्म्स का सम आ जाएगा, तो तीन टर्म्स का जो एवरेज है ना वो 6 के बराबर है, तो यहां से मेरे पास तीन टर्म्स का सम क्या आ जाएगा 6 3 18, तो मेरे पास ये तीन टर्म्स का सम भी आ गया। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर, इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप दो नंबर्स का एवरेज निकाल लो, दो एवरेज का आप सम निकाल लो, कैसे कि देखो आपको पांच नंबर्स का सम पता चल गया, आपको तीन नंबर का सम भी पता चल गया, तो अगर मुझे S2 यानी कि सिर्फ दो नंबर्स का सम चाहिए तो मैं पांच में से 18 को माइनस करूंगा, तो भाई पांच टर्म्स के सम में से जो तीन टर्म्स का सम आ रहा है उसको जब मैं माइनस करूंगा तो बन जाएगा 40 माइनस का 18, तो बेटा देखो 40 में से अगर मैं 18 को माइनस करता हूं तो क्या बनेगा, दो और दो 22, ये बन जाएगा 22 के बराबर, यानी कि दो टर्म्स का सम बराबर होगा 22 के। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला ऊपर में दोनों टर्म्स का सम किसके बराबर है 22 के बराबर है, उसको मैं डिवाइड करवाता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मेरे पास जो एवरेज आएगा वो एवरेज आएगा 11 के बराबर, यानी कि मेरे पास एवरेज 11 के बराबर होगा। क्वेश्चन के लॉजिक को दोबारा समझिएगा अगर बात समझ में नहीं आई, कि देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पांच टर्म्स का एवरेज गिवन था 8 के बराबर, सही है ना, तो यहां से आपने पांच टर्म्स का सम निकाल लिया। फिर आगे एग्जामिनर ने आपको तीन टर्म्स का एवरेज दिया हुआ था 6 के बराबर, तो यहां से आपने तीन टर्म्स का सम निकाल लिया। इन दोनों को अगर मैं सेपरेट करवाऊंगा आपस में, देखो ये पांचों टर्म्स का सम आ रहा है, ये सिर्फ तीन टर्म्स का उनमें से सम आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों सम्स को सेपरेट करवाता हूं तो मेरे पास दो टर्म्स का सम आ जाएगा ना बेटा, नॉर्मल सी बात है। हमें इन दो टर्म्स का एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है ऊपर सम को रखो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि दो टर्म्स की बात करें तो नीचे टू आ जाएगा, ऊपर इनका सम आ गया, डिवाइड करवाओगे आंसर आ जाएगा 11 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, अगेन देखो ये एजेस वाला प्रॉब्लम आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इट इज खतीजास बर्थडे टुडे, 1 ईयर फ्रॉम नाउ शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शी वाज 10 इयर्स अगो, कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ खतीजा। देखो दो बातें एग्जामिनर ने करी हैं, पहले नंबर के ऊपर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई खतीजा की बर्थडे है, तो लेट्स सपोज खतीजा की एज को मैं के कह लेता हूं, खतीजा एक बच्ची आ रही है, एग्जामिनर कह रहा है
आज से एक साल के बाद, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यानी कि एक साल के बाद का जिक्र कर रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई एक साल के बाद का जिक्र कर रहा है, तो मैंने खतीजा की प्रेजेंट एज में 1 का इजाफा कर दिया। एग्जामिनर कह रहा है शी विल बी का मतलब इक्वल टू का साइन, ट्वाइस एज ओल्ड एज शी वॉज 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की अब बात कर रहा है। कह रहा है ट्वाइस एज ओल्ड, यानी कि आज से एक साल के बाद खतीजा की जो एज होगी ना, वो दुगनी होगी उसके मुकाबले में जो आज से 10 साल पहले उसकी एज थी। तो यानी कि ट्वाइस का मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई करवाना। चूंकि 10 साल पहले का जिक्र कर रही है, तो मैं करंट एज में से 10 को माइनस करवा दूंगा, तो ये मेरे पास क्वेश्चन की कंडीशन बन जाएगी। देखो, दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है ना, एक आपसे कहा जा रहा है आज से एक साल के बाद, तो एक तो k+1 कर दिया। दूसरे नंबर पर एग्जामिनर ने आगे जो फनकारी लिखी है बड़ी मजे की लिखी है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आज से 10 साल के बाद जो खतीजा की एज होगी वो दुगनी होगी, जो उसकी यानी कि आज से एक साल के बाद खतीजा की एज क्या होगी, दुगनी होगी, जो उसकी एज 10 साल पहले थी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ट्वाइस टाइम्स एज होगी किसके मुकाबले में, आज से 10 साल पहले की जो एज थी उसका ट्वाइस होगी। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाऊंगा, सिंप्लीफाई करवा दो, आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो, k+1 का k+1 इक्वल टू के बाद 2k का 2k माइनस का 2 10 20, माइनस का 20 को वहां भेज दो, प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 20 प्लस का 1 इक्वल टू के बाद प्लस के k को यहाँ भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2k माइनस का k आ जाएगा। तो आपके पास सिंपल खतीजा की करंट एज आ जाएगी किसके बराबर, 21 साल के बराबर, यानी कि खतीजा की करंट एज क्या होगी, 21 साल के बराबर होगी। ये सिंपल वे में इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से बेटा देखो ये पेपर हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अगेन इट इज क्वाइट अनक्लियर while solving this paper कि भाई इस पेपर के अंदर एडवांस मैथ्स का पोर्शन, जनरल मैथ्स का पोर्शन, हर चीज जो है ना माशाल्लाह से इन्होंने मिक्स करके दी हुई है, हर चीज ही मिक्स करके दी हुई है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि थ्रू आउट इस पेपर के अंदर जो है ना बड़ी कंफ्यूजन मुझे तो एटलीस्ट रही, क्योंकि मैंने जो आपको लास्ट ईयर का 2023 का एंट्रेंस एग्जाम दिखाया उसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी थे, बट सैंपल पेपर में इन्होंने कोई भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ सेकंड नंबर के ऊपर। इसीलिए मैं आप तमाम बच्चों को इस मैराथन के एंड में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो, अगर आप प्रॉपर तैयारी अपनी करना चाह रहे हो तो भी प्रॉपर अपनी मैथ्स जो एप्टीट्यूड की मैथ्स होती है उसकी तैयारी करो। बट सिंस इफ यू आर फ्रॉम दी सीएस बैकग्राउंड, तो उसके लिए फिर कोशिश करो कि भाई परसेंटेजेस के प्रॉब्लम्स, अगेन परसेंटेजेस का प्लेलिस्ट में लेक्चर में चलो नीचे डिवीजन में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको लाजमी कवर अप कर लीजिएगा। वाइल अगर आप मेरे बैच के अंदर जो एलआर का फोल्डर है ना, इसमें मैंने ऑलरेडी जनरल मैथ्स कवर करवाई हुई है पूरी की पूरी, तो इसको लाजमी कवर अप करना है। और अगर इधर आप सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इधर आपका बैकग्राउंड सीएस का है या अगर आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का है, भाई जो आपके पास ये मैराथन है ना एनईडी वाली और ये वाली, इनको हर सूरत में कवर कर लो। ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, पेपर में भी आपके कोई 20-25 दिन अवेलेबल है, कोई इशू की बात नहीं है। तमाम बच्चे इन दोनों कामों को लाजमी कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द सैंपल पेपर आई गॉट कंफ्यूज कि यार मतलब जनरल मैथमेटिक्स कौन सी है, और मेरे ख्याल में या तो भाई मुझे नहीं पता जनरल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है इतने साल पढ़ाने के बाद, या जो दाऊद की जो फैकल्टी बैठी हुई इंतहाई बेकार बैठी हुई उसको नहीं पता कि भाई मैथ्स का मतलब क्या होता है जनरल मैथमेटिक्स का। तो उन्होंने कहीं पे भी डिफरेंशिएट नहीं करा हुआ एडवांस मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर। इसलिए मैं रिकमेंड की करूंगा कि भाई एनईटी वाली जो मैराथन है उसको लाजमी कवर अप करना है। इसके अलावा आपके पास जो फास्ट वाली मैराथन थी आईक्यू और बेसिक मैथ्स वाली, इसको कवर अप करना है। बाकी परसेंटेजेस के क्वेश्चंस को लाजमी कवर करना है। इसके अलावा जो एलआर का फोल्डर है उसको कवर अप करना है। इसके अलावा जो आईक्यू का मेरी प्लेलिस्ट है उसको लाजमी कवर अप करना है। आपका सिंपल तरीके से बेटा ये 3 पोर्शन आपके आराम से निकल जाएंगे, आईक्यू का हो गया, मैथ्स का हो गया और जीके का हो गया। अच्छा, जीके के लिए भी ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। जीके में पाकिस्तान की करंट नॉलेज होती है भाई, इसमें पाकिस्तान के बॉर्डर्स वगैरह उन सारी चीजों को गो थ्रू कर लीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। वैसे पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट बॉर्डर होता है वो अफगानिस्तान के साथ होता है, आई एम ऑल्सो श्योर रिगार्डिंग दिस थिंग। अगेन आप इसको चेक कर लीजिएगा भाई, मैंने मगर सॉल्व करवा दिया था। खैर, यहीं पे क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।